हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम डेविल इज माई हस्बैंड। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। आप 80 चैप्टर सुन चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 81। मलिष्का की एंट्री। अगली सुबह अहान और निधि सो रहे थे। अचानक बाहर बहुत ज्यादा शोर होने लगा, जिसे सुनकर अहान ने उठकर बालकनी में चला गया और बालकनी से नीचे देखा तो एकदम से हैरान हो गया। नीचे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और उनके बीच मलिष्का पड़ी हुई थी। अहान जल्दी से नीचे चला गया। आदित्य, अंश, रोनित और ओजस भी वहां खड़े थे। अहान नीचे आते हुए बोला, ये सब क्या है। आदित्य उसे देखते हुए बोला, पता नहीं छोटे, समझ नहीं आ रहा इसकी ये हालत। अहान ने गार्ड को इशारा किया और बोला, सब मेहमानों को अंदर लेकर जाओ, और दूसरे गार्ड से बोला, इसे पीछे वाले फार्म हाउस में ले चलो। वंश डॉक्टर को फोन करो। सब अपने अपने काम पर लग गए। कुलदीप जी वहां आते हुए बोले, ये अचानक यहाँ कैसे आ गई। अहान, ये तो पता नहीं पापा, लेकिन इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद इसका आना कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, आप सब जाइए, मैं देख लूंगा सब। आदित्य वहां टेंशन में खड़ा था। मलिष्का का इस वक्त आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अभी तो परी की गलतफहमी दूर की थी और अब इसका आना कहीं उनके रिश्ते पर असर ना करे। अहान ने आदित्य को देखा और बोला, रिलैक्स भाई, सब हो जाएगा, आप सिर्फ आपकी शादी और भाभी पर ध्यान दो, बाकी मैं देख लूंगा। आदित्य ने उसे देखा और बोला, क्या क्या देखेगा, तू पहले से इतना परेशान है और क्या चाहता है। अहान उसे देखते हुए बोला, आपकी खुशी। आदित्य मायूस होकर बोला, वही तो करते आया है तू छोटे, बस सबकी चिंता रहती है, कभी खुद के बारे में भी तो सोच। अहान, मेरे बारे में क्या सोचना भाई, मेरे लिए है ना मेरी बच्ची, हो साथ है तो सब कुछ मेरे पास है, उसका होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आदित्य ने उसके कंधे को थपथपाया और वहां से चला गया। अहान ने अंश को देखते हुए कहा, जैस्मिन पर नजर रखो और रोनित पता करो ये मोहमाया अचानक यहाँ कैसी आई। कल वो आई, आज ये आई, ध्यान रखना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। अहान की बात सुनकर उन दोनों ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। ओजस अहान को देखते हुए बोला, इसकी हालत देख तो लग रहा है अगर ये सब प्लान है तो यहाँ पुलिस जरूर आएगी। अहान ने अपने माथे को उंगली से सहलाया और बोला, सब प्लान किया हुआ है, सब कुछ। ओजस, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं हूं यहाँ। अहान, नहीं इसकी जरूरत नहीं, तुम इसके बीच मत पड़ो यहाँ, जबकि जान की बाजी लगी है। तुम बाहर जाओ और सब पर नजर रखो, खासकर भाभी और निधि पर, बाकी मैं देख लेता हूँ और उसे मेरे गार्ड्स देख लेंगे। ओजस ने हाँ में गर्दन हिला दी और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वहां पर 4 गार्ड्स आए और मलिष्का पर नजर रखने लगे। इधर निधि चैन से सो रही थी। कुछ देर बाद अहान कमरे में आया और निधि को चैन से सोता देख कुछ देर उसके पास बैठा रहा। फिर उसे डेविल स्माइल दी और निधि को अपने गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर चला गया। उसने एक नजर निधि को देखा और उसे सीधा बाथटब में गिरा दिया। एक झपाक की आवाज के साथ बाथटब का पानी बाहर आया और निधि हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोलकर बोली, बचाओ, बचाओ, बचाओ। अहान उसे ऐसे देख जोर जोर से हंसने लगा। निधि के कान में जब अहान के हंसने की आवाज आई, निधि ने अपनी आंखें खोल दी और अहान को देख गुस्से में बोली, यू सडू, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। निधि का गुस्से से भरा चेहरा देख अहान उसके साथ बाथटब में उतर गया और उसे अपने ऊपर खींचते हुए बोला, मैंने तुम्हें कितनी आवाज लगाई पर तुम मिनी कुंभकर्ण जैसी उठ ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें बाथटब में डाल दिया। निधि ने अहान को मारते हुए कहा, झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने मुझे नहीं उठाया, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे वाह, तुम्हारे पास दिमाग भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। अहान ने निधि का मजाक उड़ाते हुए कहा। निधि उसकी बात सुनकर बुरी तरह से चीर गई और उसके कंधे पर अपने नाखून गड़ाते हुए बोली, आप मेरा मजाक बना रहे हैं, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप बहुत बुरे हैं। अहान उसे अपने ऊपर खींचते हुए अपनी सेडेक्टिव आवाज में बोला, निधि, तुम ना। उसकी ऐसी आवाज सुनकर निधि भी मदहोश हो रही थी। उसने भी मदहोशी से अहान को देखते हुए कहा, मैं ना क्या सडू। अहान उसे अपनी तरफ खींचकर उसके आंखों में देखते हुए हुस्की वॉइस में बोला, तुम ना, पहले ब्रश करो, मुंह से बदबू आ रही है। ये कहकर अहान जोर जोर से हंसने लगा और फिर से निधि को पानी में धकेल दिया। अहान की बात सुनकर निधि गुस्से से उसे देखने लगी। अचानक उसकी आंखें नम हो गई और वो बाथटब से उठते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी।
निधि मुंह फुलाकर गुस्से से बाथरूम की दूसरी साइड गई और ब्रश करने लगी। आहान उसे बाथटब में बैठे हुए देख रहा था। उसने निधि को देखते हुए कहा, मेरी फुलदेवी मेरा ब्रश और जरा कोलगेट तो पास करना। निधि ने गुस्से से उसके ऊपर ब्रश और कोलगेट फेंकते हुए कहा, अब बिल्कुल मुंह मत लगाना वरना मुंह तोड़ दूंगी आपका। आहान उसे ग्लास से देखते हुए बोला, इतना हॉट पानी क्यों यूज कर रही हो, देखो तो कुछ नहीं दिख रहा। आहान की बात सुनकर निधि चिल्लाते हुए बोली, एक नंबर के बेशर्म और उससे भी ज्यादा बेशर्म से बेशर्म है आप, शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। आहान उसे देखते हुए बोला, स्वीटी पाई, तुम पूरी की पूरी मेरी हो। तुम्हें चाहे कैसे भी देखूं ये हक सिर्फ मेरा है, समझी। निधि अपने ऊपर टॉवेल लपेटकर बाथटब की तरफ देखते हुए बोली, कुछ नहीं समझी मैं। अब आइए आपको बताती हूँ निधि क्या चीज है। आहान उसे जाते देख चिल्ला कर बोला, पता है तुम वो शेरनी हो जो कहीं पर भी अटैक करने चली जाती हो। आहान की बात सुनकर निधि ने उसे बुरी तरह से घूर कर देखा और अपना पैर पटकते हुए बोली, कालिया नाग फूस फूस। निधि की बात सुनकर आहान उसे देख अपनी डरावनी आवाज में बोला, नो निधि आई एम अ ट्रू डेविल। निधि ने उसे मुंह बनाकर देखा और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आहान हल्का सा हंस दिया और कुछ देर बाथटब के सिरहाने अपना सर टिकाकर लेटा रहा। निधि खुद से बड़बड़ाते हुए क्लोजेट में चली गई और अपने लिए लाए कपड़े निकालकर वो रेडी होने लगी। उसने येलो कलर का टॉप और प्लाजो पहना था और उसके ऊपर गोल्डन कलर का जैकेट पहना हुआ था। बालों की चोटी बनाकर उस पर फ्लावर लगाए और हल्का मेकअप करके आज उसने अपनी मांग भरी पर छुपाई नहीं। निधि पूरी तरीके से रेडी होकर खुद को आईने में चेक कर रही थी। तभी पीछे से आहान आया और अपने कपड़े पहनने लगा। निधि ने उसे इग्नोर किया और कमरे में चली गई। आहान ने अपना सर हिलाया और निधि को आवाज लगाते हुए बोला, स्वीटी पाई सुनो। निधि कमरे के अंदर से ही चिल्ला कर बोली, कुछ नहीं सुनना मुझे। आहान, बाहर मिली ना तो छोड़ूंगा नहीं। निधि, जाइए आपसे कौन डरता है। आहान, पता है ना मैं कौन हूँ। निधि मुंह बनाकर बोली, बिना जहर वाला नाग, जो बस फूस फूस करता है। आहान रेडी होकर बाहर आया पर तब तक निधि कमरे से बाहर जा चुकी थी। आहान ने अपना फोन लिया और कमरे को लॉक करके अपने फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करते हुए उस पर कुछ करने लगा। निधि नीचे आई तो देखा सब परी को नीचे लेकर आ गए थे। एक साइड परी के लिए सोफा सजाया था और एक साइड आदित्य के लिए। दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। आदित्य वहां बैठा जरूर था पर उसका दिल अजीब से कश्मकश से घिरा हुआ था। सुबह से मल्होत्रा फैमिली परेशान थी। मलिश का ऐसे घर के बाहर मिलना उनके लिए किसी अनहोनी का आभास था। नैना जी सबके सामने खुद को नॉर्मल बता रही थी पर असल में वो अंदर से घबराई हुई थी। अजीब सा डर उनके मन में बैठा हुआ था। उन्होंने निधि को देखते हुए कहा, निधि बेटा, आहान कहाँ है। निधि मुंह बनाकर बोली, तैयार हो रहे हैं। नैना जी, ठीक है, तुम परी को देखो मैं अभी आई। निधि, जी माँ। निधि वहां से परी के पास चली गई। निधि को देख परी बोली, एक दिन भी उनके बिना रह नहीं सकती। रात को गायब हो गई। निधि उसे देखकर झेंपते हुए बोली, वो बस उनसे बात करने गई थी और मेरी आंख लग गई। ईशा उसे छेड़ते हुए बोली, चल झूठी। निधि उसे मारते हुए बोली, तू चुप कर। सबकी मस्ती चल रही थी। इसी बीच जैस्मिन निधि पर आंखें गड़ाए बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद वहां आहान, अंश और रोनित भी आ जाते हैं। वहां पर हल्दी की सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। सब परी और आदित्य को हल्दी लगा रहे थे। हल्दी लगाने के बाद सबने आदित्य और परी को बहुत सारी हल्दी लगाई और साथ में एक दूसरे को भी। आहान इन सब से दूर था। निधि जब उसे देखा वो चुपके से अपने हाथों में बहुत सारी हल्दी लेकर आहान के पास गई और उसे देखने लगी। आहान उसे अपने सामने देख एक आईब्रो ऊपर चढ़ाकर देखने लगा। ये देख निधि ने अपनी बत्तीसी चमकाई और उसके पूरे चेहरे पर हल्दी लगा दी। आह्वान को एक पल को समझ ही नहीं आया उसके साथ क्या हुआ। जब उसे रियलाइज हुआ तब तक निधि उसे हल्दी लगाकर उसे बहुत ज्यादा चिढ़ाकर वहां से भाग गई। ये देख आहान का मुंह अजीब सा हो गया। उसने अपने हाथ को चेहरे पर रखा और निधि को देख डेविल स्माइल करने लगा। फिर वहां से दूसरी तरफ जाने लगा। तभी उसके सामने जैस्मिन आ गई। ये देख आहान ने उसे इग्नोर किया और वहां से चला गया। जैस्मिन ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाई और बोली, बहुत अकड़ आई है तुम में, आज की रात रुक जाओ। फिर जिस इज्जत की तुम इतनी डींगे हाँक रहे हो ना सब उतर जाएगी। अंश जो कुछ दूरी पर खड़ा उसे ही देख रहा था। उसने जल्दी से किसी को फोन किया और कुछ बातें करते हुए साइड में चला गया। आहान निधि को ढूंढ रहा था पर वो लड़की यहां से वहां भाग रही थी। आहान ने एल नौकर को इशारा किया और कुछ बोलकर बैकयार्ड में चला गया। निधि अभी भी आहान का चेहरा याद करके है रही थी। उसे बड़ा मजा आया था आहान को हल्दी लगाते समय। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, सुबह से परेशान कर रहे थे ना, मेरा बदला पूरा हुआ। ब्रश नहीं किया एंड ब्ला ब्ला, खडूस कहीं के। तभी निधि के पास एक नौकर आया और निधि को देखते हुए अपना सर झुकाकर बोला, छोटी मैडम, आपके भाई आपको पीछे बैकयार्ड में बुला रहे हैं, बोले जरूरी बात करनी है।
निधि ने अपना सर हिलाया और नौकर को जाने का बोलकर खुद उठकर बैकयार्ड की तरफ चली गई। निधि ओजस को आवाज लगाते हुए बोली, भाई कहाँ है आप? निधि ने बस इतना कहा था कि एक झपाक की आवाज के साथ उसके ऊपर हल्दी का पानी आ गिरा और निधि एकदम से घबरा गई। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 82। अंश रोनित की नोक झोंक और खतरे का आभास। निधि ओजस को आवाज लगाते हुए बोली, भाई कहाँ है आप? निधि ने बस इतना कहा था कि एक झपाक की आवाज के साथ उसके ऊपर हल्दी का पानी आ गिरा और निधि एकदम से घबरा गई। उसने अपनी आंखें बंद की, तभी उसके कान के आहान की आवाज आई, कैसा लगा स्वीटी पाई? निधि ने अपनी आंखें खोल दी और आहान को गुस्से से देखते हुए बोली, यू सडू, आपने ये क्या किया? आहान पिलर से टिककर खड़ा हो गया और निधि को देखते हुए बोला, तुम्हें हल्दी हल्दी खेलने का बड़ा शौक चढ़ा था ना? पूरा कर दिया, खेलो अब हल्दी हल्दी। आहान की बात सुनकर निधि ने उसे नाराजगी से देखा और रोनी सूरत बनाकर बोली, आपने मेरी इतनी अच्छी ड्रेस खराब कर दी सडू। निधि को मायूस देख आहान उसके पास जाकर उसके कमर को पकड़ते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए ऐसे 100 ला दूंगा। तुम मायूस क्यों हो रही हो? निधि मुंह सिकोड़ते हुए बोली, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। आहान उसे गोद उठाते हुए बोला, मैं हूं ही ऐसा कहा था ना, जैसा हूं तुम्हें मुझे वैसा ही एक्सेप्ट करने होगा। निधि मुंह बनाकर बोली, आप तो जाइए, कुछ मत बोलिए। आहान निधि को उठाकर कमरे में लेकर चला जाता है। हॉल में ओजस और रोनित जैस्मिन पर ध्यान दिए खड़े थे, पर जैस्मिन कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो बस सबको देख रही थी। अंश फोन पर बातें करते हुए रोनित के पास आया और बोला, मलिष्का की क्या खबर है? रोनित, वो अभी तक होश में नहीं आई और मैंने अपने लोगों से बात की है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो इतने दिन से थी कहाँ। अंश परेशानी से अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, सब बम एक बार ही साथ आए हैं। पता नहीं इस वक्त आहान किस हालत में होगा। दिखा तो नहीं रहा, लेकिन कितना परेशान होगा ये बताएगा भी नहीं। रोनित, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं भाभी उसे गलत ना समझे वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अंश हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, उस डेविल ने अपनी सेटिंग पहले ही क्लियर करके रखी है। रोनित कंफ्यूज होकर बोला, मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अंश आहान की कमरे की तरफ देखते हुए बोला, उसने भाभी को बता दिया कि वो भाभी से प्यार करता है। रोनित हैरान होकर बोला, लेकिन उसने तो बहुत कुछ प्लान किया था, फिर ये सब क्यों? अगर वो इंतजार करता तो भाभी को गवा देता। जैस्मिन इतने शांत दिख रही है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है उस दिन आहान ने जो उसके साथ किया था वो भूल गई होगी? मुझे तो नहीं लगता। अंश ने जैस्मिन को गहरी नजरों से देखते हुए कहा, तो रोनित भी कुछ सोचने लगा। ओजस उन सब की बातें सुनकर बोला, अगर बात बहुत ज्यादा गंभीर है तो मैं इतना ही कहूंगा, आहान और निधि के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चले। अंश अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोला, बहुत कुछ पहले भी हो चुका है और जितने भी दुश्मन है सबको ये खबर पता है। सबसे बड़ी बात तो मैं आरोही ही वो कहा है। उसकी माँ जेल में है और वो इतनी शांत क्यों है? अंश की बात सुनकर रोनित ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, लगता है सब मिले हुए हैं। अंश गहरी सांस लेकर बोला, सब पर नजर रखी हुई है, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा है। सब जैसे अपनी अपनी जगह पर ठहर गए हैं। बस ये मलिष्का के साथ क्या हुआ ये अभी तक समझ नहीं आया। ओजस, बहुत बड़ा गेम चल रहा है, लेकिन इसके पीछे है कौन ये पता लगाना होगा। अंश और रोनित भी गहरी सोच में डूब चुके थे। तभी वहां दादाजी आए और अंश को देखते हुए बोले, ओए खोते दी पुत्र, वो अब्दू कहाँ है और वो लड़की यहाँ कैसे आई? दादाजी की बात सुनकर अंश ने दादाजी को देखते हुए कहा, वो यहाँ कैसे आई ये तो हमें भी पता नहीं है, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा दादाजी, आप टेंशन मत लीजिए। दादाजी उसे देखते हुए निधि के दादाजी के पास चले गए। पलक घूमते हुए ओजस के पास आई और ओजस को देखते हुए बोली, भाई, मेरे पास जो ड्रेस थी वो फट गई है और अब शाम को पहनने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज मेरे साथ चलिए ना, मुझे ड्रेस लेनी है। ओजस उसे देखते हुए बोला, छोटी अभी अभी नहीं बच्ची, हम थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। पलक जिद करते हुए बोली, भाई प्लीज। पलक की बात सुनकर अंश जल्दी से बोला, तुम्हारे साथ रोनित चला जाएगा, उसे भी काम है उस तरफ। अंश की बात सुनकर पलक खुश हो गई। वही रोनित अंश को घूरते हुए बोला, मेरे पास टाइम नहीं, मैं अभी बिजी हूँ। रोनित की बात सुनकर पलक का चेहरा छोटा सा हो गया। अंश ने रोनित के हाथ में चिमटी काटी और बोला, इतना अच्छा मौका मिल रहा है, उसे तुम वेस्ट कर रहे हो, जाओ थोड़ा एंजॉय करो। रोनित अंश को आंखें दिखाते हुए बोला, अंश, तुम गलत वे में जा रहे हो। अंश उसे धकेलते हुए बोला, कुछ गलत नहीं जा रहा, तुम जाओ यार, वरना मैं किसी अच्छे बॉडीगार्ड को उसके साथ भेज दूंगा। अंश की बात सुनकर रोनित हड़बड़ाते हुए बोला, पागल हो गए हो क्या? जा रहा हूं ना। अंश उसे देख डेविल स्माइल करते हुए बोला, तो जाओ ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? रोनित, देख लूंगा तुम्हें। अंश उसे जाने का इशारा करते हुए बोला, हाँ यही हूँ, बाद में आराम से देख लेना। रोनित ने उसे एक लुक दिया और पलक जो उन दोनों की खुसुर फुसुर सुनने की कोशिश कर रही थी,
रोनित को अपने पास देखकर बोली, क्या है? रोनित उसे देख चीर कर बोला, कुछ नहीं मोटी आंटी चलो। रोनित की बात सुनकर पलक उसे चिढ़ाने वाली मुस्कान देते हुए बोली, चलिए वॉचमैन अंकल। पलक की बात सुनकर रोनित चीर कर बोल, देखो तुम मुझे अंकल मत बोलो। पलक, तो आपने क्यों बोला? रोनित गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला, मैं तो बोलूंगा। पलक उसे घूरते हुए गाड़ी में बैठते हुए बोली, हाँ तो मैं भी बोलूंगी। रोनित ने उसे घूरा और बोला, चुप मेरे माते। पलक उसे प्यार से देखते हुए बोली, जो आपकी आज्ञा प्रभु। रोनित खिड़की के बाहर देखते हुए मुस्कुरा दिया और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। पूरे रास्ते उनकी नोक झोंक चालू ही थी। मल्होत्रा मैंशन। हल्दी होने के बाद सब फ्रेश होने कमरे में चले गए। आदित्य भी फ्रेश होकर अपने कमरे में चला गया, जहां इस वक्त निशा थी। आदित्य ने अंदर आते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? निशा हंसते हुए बोली, आप तो पहले ही अंदर आ चुके हैं भाई। निशा की बात सुनकर आदित्य झेप गया। परी उसे हंसते हुए देखने लगी। ईशा ने दोनों को बारी बारी देखा और अपनी जगह से उठते हुए बोली, आप करिए अपना, कंटिन्यू में हूँ बाहर। आदित्य अपना सर हिला देता है। ईशा दरवाजा बंद करके बाहर चली जाती है और एक साइड बैठकर अपना फोन देखने लगती है। तभी वहां अंश आकर बैठ जाता है। अंश को देख ईशा वहां से उठने को होती है कि अंश उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे बैठा देखा और बोलता है, कुछ देर ठहर जाओ। उसकी बात सुनकर ईशा वहीं बैठ जाती है। दोनों के बीच खामोशी थी। तभी वहां साउंड सिस्टम से कैनेट डीजे वाले के फोन पर सॉन्ग बजने लगा। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आंखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, ओ अगर तुम साथ हो। गाना सुनते ही अंश और ईशा की नजरें आपस में मिल गई। अंश बस ईशा के आंखों में देखे जा रहा था, जो खुद को रोने से रोक रही थी। लेकिन उसका चेहरा और आंखें साफ बता रही थी जैसे वो अपना हाले दिल बयां कर रही हो। बहती रहती नहर नदियां सी तेरी दुनिया में, मेरी दुनिया है तेरी चाहतों में, मैं ढल जाती हूँ तेरी आदतों में, अगर तुम साथ हो। तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। ईशा ने अपना मुंह फेर लिया और उसके आंखों से एक कतरा आंसू उसके गालों पर लुढ़कते हुए उसके गालों को भिगोने लगा। पलके झपकते हैं दिन ये निकल जाए, बैठी बैठी भागी फिरूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आंखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, ओ अगर तुम साथ हो। तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो, दिल ये संभल जाए, अगर तुम साथ हो, हर गम फिसल जाए, अगर तुम साथ हो, दिन ये निकल जाए, अगर तुम साथ हो, हर गम फिसल जाए। गाना खत्म होने तक अंश बस ईशा को ही देख रहा था। को उससे बहुत कुछ बताना चाहता था, पर शायद उसके पास वो शब्द नहीं थे जो उसे इस वक्त ईशा को बताने चाहिए थे। उसे एहसास था कि वो ईशा को चाहता है और ये भी पता था कि ईशा उसे पसंद करती है, लेकिन ऐसी कौन सी वजह है कि ईशा उसे इनकार कर रही है? वो क्यों उससे दूर जाना चाहती है? अंश मन ही मन जैसे ईशा से सवाल कर रहा था, पर शायद उसके सवालों के जवाब उसके दिल के पास नहीं थे, वो सिर्फ ईशा के पास थे। दोनों भी बहुत देर तक वहां बैठे हुए थे, पर बोल कुछ नहीं रहे थे। आदित्य का कमरा। आदित्य दरवाजा लॉक करके परी के पास आया। परी का चेहरा आज बहुत खिल रहा था। प्रेगनेंसी का असर तो उसके चेहरे पर कब से था, पर अब हल्दी का रंग भी उसके चेहरे को और खूबसूरत बना रहा था। परी ने उसे देखते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो? आदित्य उसके खूबसूरत से चेहरे को प्यार से देखते हुए बोला, तो क्या हुआ, हम पहले से मैरिड है। परी उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली और शर्मा कर नीचे देखने लगी। आदित्य का उसे ऐसे प्यार से देखना उसे बहुत अजीब सी बेचैनी से घिरी हुई थी। आदित्य उसका ऐसा शर्मात हुआ चेहरा देख उसके माथे को चूम लिया, वो उसे देखने लगा। आदित्य के इस छूवन से परी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आदित्य बहुत कम उससे प्यार जाता था, पर जब भी उसे प्यार से छूता था उसे बहुत सुकून मिलता था। आदित्य ने परी को देखा और बोला, क्या मैं अपने बेबी से बात कर सकता हूँ कुछ देर, बहुत मिस कर रहा हूँ। आदित्य की बात सुनकर परी उसे देखते हुए बोली, बस बेबी को ही मिस किया? उसका मासूम सा चेहरा देख आदित्य हंसते हुए बोला, नहीं बेबी के मम्मा को भी मिस किया। आदित्य की बात सुनकर परी शर्मा गई। आदित्य ने उसे बेड पर आराम से लेटाया और उसके टी शर्ट को हल्का सा ऊपर करके उसके पेट पर किस कर लिया। आदित्य के ऐसे छूने से परी सिहर गई। उसकी पकड़ बेडशीट पर कस गई। वही आदित्य इन सब से बेखबर अपने बच्चे को महसूस कर रहा था। वो परी के पेट पर कान लगाकर उस बच्चे की धड़कने सुन रहा था।
जिससे उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ रही थी, पर परी उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। दोनों भी खूबसूरत से एहसास में डूबे हुए थे कि अचानक किसी ने दरवाजे पर नॉक किया, जिससे परी और आदित्य दोनों ही हड़बड़ा गए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 83। यस, माई एरोजेंट डेविल हस्बैंड। दोनों भी खूबसूरत से एहसास में डूबे हुए थे कि अचानक किसी ने दरवाजे पर नॉक किया, जिससे परी और आदित्य दोनों ही हड़बड़ा गए। आदित्य जल्दी से अपनी जगह से उठ गया और परी के कपड़े ठीक करके दरवाजा खोलने के लिए चला गया। परी अपने सीने पर हाथ रखकर 2 to 3 गहरी सांसें ली और खुद को शांत करते हुए ठीक से बैठ गई। आदित्य ने दरवाजा ओपन किया तो बाहर नैना जी खड़ी थी। आदित्य को परी के रूम में देख उनकी आंखें छोटी हो गई और वो उसे देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नैना जी की पूछने पर आदित्य एकदम से झेप गया। उसे समझ नहीं आया वो नैना जी के सवाल का क्या जवाब दे। उसे चुप देख नैना जी बोली, चुप क्यों हो, बोलो कुछ। आदित्य ने पीछे मुड़कर एक नजर परी को देखा और फिर नैना जी को देखते हुए बोला, कुछ नहीं माँ, बस परी को देखने आया था कि वो ठीक है कि नहीं। नैना जी उसकी बात सुनकर आदित्य को एक साइड करते हुए बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची को? परी को देखते हुए नैना जी बोली, तुम ठीक तो हो बेटा? परी अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ माँ हम ठीक है। नैना जी, ठीक है फिर तुम थोड़ी देर आराम करो, अभी 4 बज रहे हैं, 6 बजे नीचे आना है। परी, माँ हम टाइम से रेडी हो जाएंगे, लेकिन निधि कहाँ है? वो हल्दी के बाद से मुझे दिखी ही नहीं। नैना जी, आहान के साथ होगी, मैं उसे भेज देती हूँ, तुम आराम करो, और ये तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आई थी, भूख लगे तो खा लेना। परी, जी माँ। नैना जी आदित्य को आंखें दिखाकर वहां से चली गई। तो आदित्य ने परी को देखा और बोला, बस कल का दिन। आदित्य कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही ईशा कमरे में आ गई। आदित्य जाकर अंश के पास बैठ गया और बातें करने लगा। आहान का कमरा। आहान निधि को लेकर बाथरूम में चला जाता है और उसे शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है। निधि अभी भी आहान को घूर रही थी, जिसे देख आहान उसे बाहों में भरते हुए बोला, ऐसे मत देख पगली, प्यार हो जाएगा। निधि मुंह बनाकर उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, कुछ भी मतलब? प्यार और आपसे शक्ल देखी है अपनी आईने में, पूरे के पूरे फूस फूस लग रहे हैं, आए बड़े। निधि की बात सुनकर आहान का मुंह खुल गया। उसने अपनी आंखें छोटी करके निधि को देखा और उसे घूरते हुए बोला, आजकल बहुत नहीं बोलने लगी हो तुम। निधि, बोलना क्या है? हम पहले से ही ज्यादा बोलते आ रहे हैं, आपको क्या पता, आप तो अब आए हैं मेरे लाइफ में, इससे पहले मैं कैसी थी ये आपकी क्या पता। आहान ने अपना सर हिलाया और बोला, तुमसे बहस करना बेकार है। अच्छा तो अब हम बेकार हो गए हैं। निधि ने आहान को धक्का देते हुए कहा तो आहान उसे पकड़ते हुए बोला, अब इतने पास आई हो तो कुछ देकर ही जाओ। निधि, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। आहान उसे घूरते हुए बोला, ठीक है, मैं खुद ले लेता हूँ। इतना कहकर आहान ने निधि के होठों को अपने होठों के गिरफ्त में ले लिया और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। धीरे धीरे उनकी किस वाइल्ड हो रही थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। आहान के हाथ निधि के कमर को कसकर पकड़े हुए थे। जब निधि की सांसें उखड़ने लगी तब निधि ने आहान को धक्का दिया और अपने आप से दूर कर दिया। आहान जो निधि में खोया हुआ था। निधि के ऐसे धकलने से आहान होश में आता है और निधि को देखने लगता है। निधि अपने सांसों को कंट्रोल करते हुए बोली, इससे आगे नहीं। आहान उसे हैरानी से देखते हुए बोला, इससे आगे क्या? आपको पता है मैं क्या बोल रही हूँ? निधि शर्माते हुए आहान को देखते हुए बोल रही थी। वही आहान उसे देखते हुए बोला, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें जो सुनना था वो मैंने कह दिया, अब क्या करूं? निधि इतराते हुए बोली, वो मुझे कुछ नहीं पता, बस आपको किसके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। आहान हैरानी से उसे देखते हुए बोला, पर क्यों? निधि मुंह बनाकर बोली, अरे आप समझते नहीं है, मैंने कहा अभी तक आपको आई लव यू कहा है। आहान उसे देखते हुए बोला, अभी तो कहा तुमने। निधि हैरानी से बोली, मैंने क्या कहा? आहान, आई लव यू कहा तुमने। निधि आहान की बात सुनकर अपना मुंह खोलकर उसे देखने लगी और बोली, वो वैसा वाला आई लव यू नहीं था, वो तो मैं बस बता रही थी। आहान अपनी बातों को गोल गोल घुमाते हुए निधि से बोला, लेकिन तुमने अपने मुंह से आई लव यू बोला। निधि, नहीं मैंने उस टाइप का आई लव यू नहीं कहा। आहान, कुछ भी हो लेकिन तुमने कहा। निधि झल्लाते हुए बोली, आप समझते क्यों नहीं? मैं आपकी बताने के लिए आई लव यू बोला था। आहान डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुमने आई लव यू कहा। निधि, नहीं कहा। आहान, तुमने कहा। निधि, नहीं कहा ना। आहान, कहा तुमने आई लव यू। निधि, मैंने आई लव यू कहा मगर। आहान उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, देखा, तुमने मुझे आई लव यू कहा। निधि रोनी सूरत बनाकर बोली, आप बहुत बुरे हैं, जानबूझकर आपने किया ना ये सब। आहान अपने कंधे उचकाते हुए बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुमने खुद अपने मुंह से ये कबूल किया है। निधि अपना पैर पटकते हुए बोली, देख लूंगी मैं आपको।
आहान उसे देख मुस्कुरा कर बोला, आराम से देखना, तुम्हारा ही हूँ। चाहो तो अब देख लो, जा क्यों रही हो। इतना उड़िए मत, संगीत में हमसे जीत कर दिखाइए, तब आपको असली डेविल मानेंगे हम। निधि ने जाते हुए आहान से कहा। निधि की बात सुनकर आहान ने उसके हाथ के कलाई को पकड़ लिया और बोला, चैलेंज कर रही हो मुझे, द ट्रू डेविल को। निधि उसके हाथ से अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली, यस माई एरोजेंट डेविल हस्बैंड जी, आपको चैलेंज दिया है, अब देखते हैं। आहान उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, देख लेना डेविल का जलवा। निधि अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जाते हुए बोली, देख लेंगे। निधि वहां से चली जाती है और आहान उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ रोनित पलक को लेकर मॉल आ गया था। दोनों भी लड़ते झगड़ते हुए शॉपिंग कर रहे थे। पलक एक ड्रेस पसंद करने के लिए बहुत टाइम लगा रही थी। इसका एक रीजन ये था कि वो रोनित के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। पलक रोनित को ड्रेस दिखाते हुए बोली, ये कैसा है। रोनित अपने फोन में देखते हुए बोला, तुम्हें जो पसंद है उसे ले लो। पलक अपने कमर पर हाथ रखते हुए बोली, आप कितने खड़ूस है, एक ड्रेस ही तो चॉइस करने के लिए कह रही हूँ, उसने भी इतने नखरे, पता नहीं शादी के बाद क्या करेंगे। पलक ने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन उसकी बात सुनकर रोनित के हाथ से फोन छूटते छूटते हुए बच गया। उसने हैरानी से पलक को देखा और बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। पलक ने मासूमियत से उसे देखा और बोली, आप चिल्ला क्यों रहे हैं। रोनित उसे घूरते हुए बोला, क्या बकवास कर रही थी तुम। पलक ड्रेस देखते हुए बोली, कुछ नहीं। रोनित ने उसे देखा और फिर अपने फोन में देखने लगा। पलक ने 2 से 3 ड्रेस सिलेक्ट किए और उन्हें लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। उसी वक्त रोनित अपने फोन पर देख रहा था, उसे किसी का धक्का लगा, जिससे रोनित के साथ साथ जो शख्स रोनित से टकराया था उसका और रोनित का फोन नीचे फर्श पर गिर गया। वो शख्स बहुत जल्दी में था, इसलिए रोनित से धक्का लगते ही हड़बड़ी में वो रोनित के फोन को उठाकर जल्दी से वहां से भागने लगता है। रोनित एक नजर उसे देखा है और गुस्से से उसे देखते हुए झुककर अपना फोन उठा लेता है। तभी उस फोन पर किसी का फोन आता है। रोनित जब देखता है वो उसका फोन नहीं है, वो और हैरान रह जाता है। फोन बजता देख वो उठाकर कान पर लगा देता है और कुछ बोलने ही वाला होता है कि दूसरी साइड से एक आदमी की बात सुनकर रोनित का दिमाग एकदम से ब्लैक हो जाता है और वो उस आदमी को पकड़ने के लिए उस आदमी के पीछे भागने लगता है। वो आदमी आगे जाकर रुक गया था क्योंकि उसे सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया था, जिसे देख रोनित चिल्लाकर बोलता है, उसे पकड़ कर रखो, भागना नहीं चाहिए। रोनित की बात सुनकर वो आदमी गार्ड से छूटने के लिए झटपटाने लगता है, लेकिन गार्ड्स ने उसे नहीं छोड़ा। रोनित उसके पास जाकर अपने फोन को उसके फोन से छीन कर बोला, किस काम के लिए भेजा था तुम्हें, कौन हो तुम, सच सच बताना। वो आदमी रोनित को देखते हुए बोला, क्यों बताऊं, और तुम हो कौन, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरा फोन गलती से तुम्हारे पास आया था, उसे मुझे वापस दो, मुझे जाना है। रोनित उस आदमी के मुंह पर जोर से मुक्का मारता है और गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, सच बता क्या किया है तुमने, और ये फोन किसका आया था तुम्हें, क्या प्लान बना रहे हो, बताओ जल्दी। वो आदमी हंसते हुए अपने मुंह से आए खून को पोंछते हुए बोला, मेरा काम तो हो गया, अब तुम अपना देखो, जिस बारे में तुम सोच भी नहीं रहे हो ऐसा गेम शुरू हो चुका है। देखते हैं इस बार तुम किस हद तक अपने दोस्त को बचा पाते हो, कहीं उसे बचाते बचाते तुम्हारी लंका ना लग जाए बेटा। रोनित उसकी बात सुनकर गुस्से से उसके मुंह पर 2-3 पंच मारते हुए बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, बस इतना बातें क्या किया तुमने अंदर। वो आदमी हंसते हुए बोला, उसके बारे में तुम सोचो ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो। रोनित को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आदमी कुछ बताने को तैयार नहीं था। रोनित अपने फोन से गार्ड को फोन करता है और वहां आने के लिए कहता है। वो आदमी अभी भी हंस रहा था। रोनित को समझ नहीं आ रहा था वो क्यों हंस रहा है। वो बस उसे घूरे जा रहा था और उस आदमी का फोन का लॉक खोलने का ट्राई कर रहा था। जब काफी देर तक नहीं खुला तो रोनित ने आहान को फोन कर दिया। दूसरी तरफ से आहान ने फोन उठाकर कहा, कहाँ हो तुम। रोनित, वो सब छोड़ो, ये बताओ भाभी के डैड की मौत कैसी हुई थी। आहान, ये बात मैंने तुमसे पता करने के लिए कहा था ना, तुम मुझे ही क्या पूछ रहे हो। रोनित, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है भाई, लगने वाली है सबकी। आहान परेशानी से बोला, ठीक से बता हुआ क्या। रोनित उस आदमी को देखते हुए बोल रहा था, और वो आदमी बस मुस्कुराए जा रहा था। रोनित उसे अपनी आंखें छोटी करके घूर रहा था। अचानक उसका दिमाग खटका और वो जोर से बोला, पलक, शीट शीट शीट, मैं उसे कैसे भूल गया। रोनित घबराते हुए पीछे मुड़कर जाने लगा। ये देख वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। रोनित ने उसे देखा तक नहीं और भागते हुए आगे चला गया। जैसे ही वो आगे गया सामना का नजारा देख उसके कदम अपनी जगह पर जम से गए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 84। पलक ने किया आरोही को टकला। रोनित घबराते हुए पीछे मुड़कर जाने लगा। ये देख वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा।
रोनित ने उसे देखा तक नहीं और भागते हुए आगे चला गया। जैसे ही वो आगे गया, सामना का नजारा देख उसके कदम अपनी जगह पर जम से गए। सामने 2 आदमी पलक कर पकड़ कर खड़े थे। उन्होंने पलक के सर पर बंदूक तान कर रखी थी। रोनित ने गुस्से से अपनी मुठियां भींच ली और जोर से बोला, उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम सबके लिए बहुत बुरा होगा। उसे ऐसे चिल्लाने से वो आदमी हंसने लगे। तभी रोनित के कानों में आरोही की आवाज आई, साली दोस्त की ओर डर तुझे लग रहा है। आरोही की बात सुनकर रोनित गुस्से से बोला, तुझे उससे क्या, तू सिर्फ उसे छोड़ दे। शर्म नहीं आती लड़की होकर लड़कियों के साथ ऐसा बिहेव करते हुए। आरोही उसकी बात सुनकर गुस्से से बोली, मैं क्या हूं क्यों हूं उससे तुम्हें क्या, बस तुम्हारे दोस्त से कहो यहां आ जाए। अगर पलक जिंदा चाहिए तो निधि और अहान को यहां बुला लो। रोनित ने उसे गुस्से से देखा और कुछ बोलने ही वाला था कि उसे अपने पीछे बहुत सारे तेज कदमों की आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर रोनित ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां अहान था, जो पूरे शानो शौकत में चलते हुए आगे ही आ रहा था और उसके पीछे गार्ड्स की फौज थी। अहान तेजी से आकर रोनित के बराबर खड़ा हो गया और आरोही को देखते हुए अपनी सिगरेट जलाकर उसे देखने लगा। अहान को अपने सामने देख आरोही के आंखों में खून उतर आया। उसने गुस्से से अहान को देखा और गुस्से से बोली, मेरे माँ को जेल से बाहर निकालो अहान मल्होत्रा, वरना आज इस पलक का आखिरी दिन होगा। अहान ने आराम से सिगार के कश लगाते हुए कहा, तुम्हारे माँ को बाहर निकालना है तो जाओ वकील के पास, आराम से निकाल लेना। तुम्हारी इतनी पहचान है, क्या तुम अपने माँ को जेल से आजाद नहीं कर सकती? अफसोस। आरोही ने गुस्से से अहान को देखा और बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर गई? नहीं अहान मल्होत्रा, ये आरोही मिश्रा इतनी कमजोर नहीं है। या तो ये पलक मरेगी, नहीं तो निधि, उसे तो मारे बिना मैं इस दुनिया से जाने नहीं वाली हूँ। अहान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, वो बस सिगरेट के लंबे लंबे कश भर रहा था। उसे इतना शांत देख आरोही को थोड़ी घबराहट हो रही थी। वो हिम्मत करके उसके सामने खड़ी जरूर थी, पर अब उसकी हालत खराब हो रही थी। थोड़ी देर शांति के बाद अहान बोला, क्या हुआ मिस मिश्रा, फट गई जिसके दम पर इतना उड़ रही हो? क्या तुमने सोचा है अगर उसने येन वक्त पर तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो? फिर तो निधि भी हाथ से गई और पलक भी। फिर तुझे कौन बचाएगा? सोचा था तुझे बड़ी फुर्सत से गायब करवा दूंगा, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी फुर्सत रास नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, तैयार हो जाओ इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए। अहान की बात सुनकर आरोही के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने अपने माथे पर आए पसीने को महसूस किया और वहां से भागने का सोचा। अहान आराम से उसे देख रहा था। चारों तरफ उसके गार्ड्स फैले हुए थे। रोनित भी अब रिलैक्स फील कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो पलक को बचा नहीं सकता था, लेकिन वहां खड़ा हर एक इंसान उनके काम का था, इसलिए वो इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहता था। अहान ने पलक को देखते हुए कहा, पता है तुम्हारी ये बहन, इसने स्वीटी पाई के साथ क्या किया था? नहीं पता होगा। इसके मरने से पहले तुम्हें बता देता हूँ। निधि तो कुछ कहने से रही। इसके माँ ने और इसने निधि के प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। जो प्रॉपर्टी निधि के माँ के नाम पर थी उसका वारिस निधि है। उन्होंने उस पर हक जमा कर निधि को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया था। हर महीने भिख की तरह उसे कुछ पैसे देती थी ये। उसे मारती थी, उसे टचस करती थी, उसे मारने के लिए नए नए बहाने ढूंढती थी। पूरी रात इसके कारण निधि जंगल में बीता चुकी है और जब हमें मिली बस उसकी कुछ ही सांसें चल रही थी। कहते कहते अहान के चेहरे पर गुस्से की लकीरें आ गई थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो ये सब बता जरूर पलक को रहा था, लेकिन उसका मेन इंटेंस तो ये था कि वो आरोही को उसके किए गुनाह को लिस्ट बता रहा था। उसके जहन में जो गुस्सा भरा था उसे बाहर निकलने के लिए खुद को उकसा रहा था। आज वो उस लड़की को सच में खत्म कर देना चाहता था। किसी के बोझ तले उसे नहीं रहना था। उसके जिंदगी में मौजूद कचरे को उसे बाहर निकालकर फेंक देना था। वही पलक ने जब अहान की बात सुनी, उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें आ गई। आंखों में आंसू लिए वो अपनी खूनी नजरों से आरोही को देखने लगी। आरोही पलक को देख थोड़ा सा घबरा गई थी, क्योंकि उसे पता था जितनी निधि शांत थी उसके उलट पलक का गुस्सा बहुत ज्यादा था। निधि को जब तक कोई उकसा ना दे तब तक वो किसी पर गुस्सा नहीं निकलती थी, लेकिन पलक वो अलग थी। जो उसके दिल में आए वो उसके मुंह पर रहता था। पलक ने गुस्से से अपने पास खड़े आदमी के कमर पर जोर से मुक्का मारा और तेजी से आरोही की तरफ जाकर उसके बालों को कसकर पकड़कर उसके मुंह पर जोरदार पंच मार दिया। पलक के वार से आरोही का पूरा शरीर हिल गया। उसे दिन में तारे नजर आने लगे। पलक इतने पर ही नहीं रुकी। उसने आरोही को और 2-4 झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिए। फिर आरोही का जबड़ा कसकर पकड़ते हुए बोली, जहरीली नागिन, तुझे आज मैं छोड़ूंगी नहीं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे दी को इतनी तकलीफ देने की? आज तुझे मार मार कर तेरा सारा जहर निकाल लूंगी। ये कहकर पलक ने आरोही को बहुत पीटा। थोड़ी देर बाद आरोही ही अधमरी हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। वो कहां से सूझ गई थी ये उसे खुद पता नहीं था। रोनित मुंह पर हाथ रखे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके पलक को देख रहा था।
वही अहान का रिएक्शन भी कुछ ऐसी ही था। बस उसका मुंह बंद था और हाथ में पकड़ी सिगार जलकर कप की नीचे गिर गई थी। पलक ने उसे देखा और तेजी से एक शॉप के अंदर घुस गई। थोड़ी देर बाद वो भागते हुए आरोही के पास आई और उसके पकड़ कर बैठा दिया। सब उसे ही देख रहे थे। एक गार्ड उसका वीडियो बना रहा था। उसे पलक बड़ी एंटरटेनिंग लग रही थी। पलक ने अपने हाथ में लाया ब्लेड देखा और उससे उसने आरोही के बाल उसके सर से अलग कर दिए। रोनित जो मुंह खोलकर खड़ा था, उसके हाथ अपने आप सर पर चले गए। सब लोगों को इतना बड़ा झटका लगा था कि सब रिएक्ट करना ही भूल गए थे। पलक ने आरोही को पूरा टकला कर दिया था और उसका फोटो निकालकर उसे दिखाते हुए बोली, 10 नंबर पर आई है तू। बड़ी अच्छी लग रही है। उसकी आवाज सुनकर जैसे सब होश में आ गए थे। अहान ने अपना सर झटका और डेविल स्माइल लिए बोला, अच्छी फाइट कर लेती हो। क्यों ना करूं जीजू, ब्लैक बेल्ट हूं। ऊपर से एक पुलिस वाले की बहन भी हूं। इसलिए सेफ्टी के लिए सीख लिया है। क्या पता कब कहा किसी धोने में काम आ जाए। पलक ने अपने हाथ झाड़ते हुए कहा तो अहान ने धीरे से अपनी गर्दन हिला दी और बोला, ड्रेस खरीद ली तुमने? पलक बुरा सा मुंह बनाकर बोली, नहीं ना जीजू, ट्राई करने गई थी तो ये टकली मुझे यहाँ लेकर आ गई। अहान ने उसे देखते हुए कहा, जाओ तुम रोनित के साथ चली जाओ। मैं किसी से कहकर तुम्हारे लिए ड्रेस भेज दूंगा। पलक ने खुश होकर अहान को देखते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं जीजू। दी की तो लॉटरी लग गई। अब बस मेरी लाग जाए तो लाइफ बन जाएगी। इतना कहकर पलक पीछे मुड़ गई। लेकिन ये क्या, रोनित वहां से गायब था। पलक ने रोनी सूरत बनाकर अहान को देखा और बोली, जीजू। वो भाग गया। अहान ने गार्ड को इशारा किया और बोला, तुम जाओ, ये तुम्हें छोड़ देगा। पलक ने मायूस होकर आगे जाते हुए खुद से बोली, इस वॉचमैन अंकल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसे भी टकला कर दूंगी। मुझे छोड़कर चला गया। गार्ड जो उसके पीछे चल रहा था पलक की आवाज सुनकर खुद से बोला, पहली बार ऐसी लड़की से पाला बड़ा है। मैडम कितनी शांत है और ये। लगता है रोनित सर एक बार तो टकला होकर रहेंगे। इधर रोनित अपने बालों में हाथ रखकर तेज कदम लेकर बाहर चला गया था। उसका मुंह एकदम से बिगड़ा हुआ था। उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी में बैठते हुए बोला, हे भगवान, किस मुसीबत को गले में डालने जा रहे थे आप? कितनी शांत दिखती है लेकिन है आग का गोला। सीधा टकला कर दिया। नहीं रोनित बेटा, दूर रह, तू दूर रह, क्या पता बिना बाल के भी वो तुझे रोज टकला करती फिरे। क्या तबीयत से पीटा उसे, कहीं अगला नंबर तेरा ही ना लग जाए। रोनित वहां से सीधा मल्होत्रा मेंशन चला गया। वो अब भी सदमे में था, जिससे बाहर निकलने का उसका कोई इरादा नहीं था। अहान ने आरोही को देखा और गार्ड से बोला, इसे ले जाओ और कुछ दिन अच्छे से मेहमान नवाजी कर लेना। मैं शादी के बाद आकर इसे देख लूंगा। आई होप मुझे कोई भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। गार्ड्स ने एक साथ अपना सर हिलाया। अहान एक नजर सब लोगों पर डाली और वहां से एक शो रूम में चला गया। उसने पूरे शो रूम पर नजर डाली। फिर उसने एक चीज पर उंगली से इशारा कर दिया, जिसे देख स्टाफ ने जल्दी से उसे वो पैक करके अहान के हाथ में दे दिया। अहान वहां से सीधा मेंशन के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद रोनित की गाड़ी आकर मेंशन के बाहर रुक गई। वो गाड़ी से उतरकर एक साइड जाकर किसी से बात करने लगा। तब तक पलक भी आ गई थी। वो गुस्से से अंदर चली गई। उसके जाने के बाद रोनित ने फोन रख दिया और अहान के आने का इंतजार करने लगा। तभी उसके पास वो गार्ड आया जो पलक को लेकर आया था। वो गार्ड रोनित के पास खड़े होकर बोला, सर, एक बात कहनी थी। रोनित अपने फोन में देखते हुए बोला, हम कहो। गार्ड, वो सर, वो मिस पलक आपके जाने के बाद बहुत गुस्सा हो गई थी और बोल रही थी कि वो आपको भी टकला कर देगी। गार्ड की बात सुनकर रोनित की आंखें बड़ी हो गई और वो गार्ड को देखते हुए बोला, तुम सच कह रहे हो ना? गार्ड, जी सर, अगर आपको यकीन ना हो तो बॉस से पूछ लीजिए। वो भी वही थे। रोनित उसे देखते हुए बोला, बता रहा है या डरा रहा है? गार्ड, दोनों भी सर। गार्ड की बात सुनकर रोनित ने उसे लुक दिया और बोला, बहुत अच्छा किया, अब जाओ यहां से और मुझे अपडेट देते रहना। गार्ड, जी सर। थोड़ी देर बाद अहान भी वहां आ गया। रोनित ने उसे देखा और उसके हाथ में उस आदमी का फोन देते हुए बोला, बॉस, इसमें बहुत कुछ काम का है, लेकिन फोन पर पर्सनल लॉक है। ऐसा लग रहा है पर्सनली कुछ चीजों को छुपाने के लिए बनवाया है। शायद कुछ मिल जाए। अहान ने अपना सर हिला दिया और बोला, इसे रॉकी के पास दे दो, वो देख लेगा। रोनित, आप जाइए, मैं देख लूंगा। अहान ने अपना सर हिला दिया और अंदर जाने लगा। तभी उसकी नजर जैस्मिन पर पड़ी जो निधि से बात कर रही थी। ये देख अहान तेजी से उस तरफ चला गया। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 85। बहुत इंतजार करवा रही हो मिसेस मल्होत्रा, चुन चुनकर बदला लेने वाला हूं तुमसे। अहान ने अपना सर हिला दिया और अंदर जाने लगा। तभी उसकी नजर जैस्मिन पर पड़ी जो निधि से बात कर रही थी। ये देख अहान तेजी से उस तरफ चला गया। इधर जैस्मिन निधि को लेकर बाहर आई थी। उसकी हरकत निधि को पसंद नहीं आई थी। उसे तो जैस्मिन से बात करने की इच्छा भी नहीं थी।
लेकिन उसके ऐसे खींचते हुए लेकर आने से निधि को उसके साथ आना पड़ गया था। जैस्मिन ने निधि को एक तरह खड़ा किया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, तुम आहान को कैसे जानती हो? निधि उसे देखते हुए बोली, उससे तुम्हें क्या? तुम अपने काम से काम रखो ना, शादी में आई हो, शादी एंजॉय करो और यहाँ से चली जाओ। जैस्मिन निधि की बात सुनकर अपने घड़ियाले आंसू बहते हुए बोली, प्लीज निधि मुझे बचा लो। मैं यहाँ छुपने के लिए आई हूँ। एक गुंडा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। प्लीज तुम किसी को मत बताना, मैं जल्दी ही यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन तुम आहान से कहो ना मेरी हेल्प करने के लिए प्लीज। जैस्मिन की बात सुनकर निधि उसे हैरानी से देखने लगी। जैस्मिन ने उसे देखते हुए कहा, प्लीज तुम अभी किसी को कुछ मत कहना, शादी का घर है, सब परेशान हो जाएंगे। शादी होते ही आहान से बात कर लेना। निधि को जैस्मिन पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर वो बात ऐसे कर रही थी कि निधि पूरी कंफ्यूज्ड हो गई थी। वो कुछ बोलती कि तब तक आहान उनके पास आकर खड़ा हो गया। आहान को देख जैस्मिन ने उसे लंबी स्माइल दी, जिसे आहान ने एक नजर देखा भी नहीं। उसने निधि को देखा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर। निधि ने आहान को देखा और बोली, आप कहाँ चले गए थे? भाई आपको कब से ढूंढ रहे हैं। आहान उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही थी? निधि, वो बस ऐसे ही। स्वीटी पाए, तुम उससे दूर रहना, आहान ने निधि को बहुत सख्त आवाज में कहा। जिसे सुनकर निधि एक पल के लिए सोच में पड़ गई। वहीं उनके जाने के बाद जैस्मिन ने ईवल स्माइल लिए आहान और निधि को देखा और खुद से बोली, तुम्हारी कमजोरी बड़ी मासूम है आहान, उस खुद पता नहीं चलेगा कब उसकी मासूमियत उसे ले डूबेगी। जैस्मिन हंसते हुए किसी को मैसेज करके मेंशन के अंदर चली गई। आहान ने निधि को कमरे में भेज दिया और खुद आदित्य के कमरे में चला गया। आदित्य कमरे में परेशानी से घूम रहा था। आहान के आते ही वो बोला, ये मलिश्का अभी तक होश में क्यों नहीं आई? उसकी बात सुनकर आहान बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता भाई। डॉक्टर कह रही थी कि उसके साथ किसी ने जोर जबरदस्ती की है और कुछ ड्रग्स भी, जिस कारण उसे अभी तक बेहोशी छाई हुई है। आदित्य परेशानी से चहलकदमी करते हुए बोला, बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे छोटे। इतने दिन से तो ये गायब थी और अचानक आई भी तो हमारे घर ही। आहान भाई, आप शादी पर ध्यान दीजिए, बालों सब में देख रहा हूँ। एक बार शांति से शादी हो जाए फिर सबको देखता हूँ। आदित्य ने अपना सर हिलाया और बोला, ठीक है तुम जाओ, रेडी हो जाओ। मैं भी रेडी हो जाता हूँ। आहान ने अपना सर हिला दिया और कमरे में चला गया। निधि कमरे में रेडी हो रही थी। आहान ने आकर उसे पीछे से गले लिया और उसके कमर पर अपनी बाहों को मजबूत करके उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। वही निधि आहान को ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मन किया इसलिए तुम्हें गले लग गया। अब वाइफ को गले लगाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? आहान ने निधि के कान में धीरे से कहा तो निधि ने आईने में उसे देखा। आहान भी उसे ही देख रहा था। निधि ने उसके आंखों में देखते हुए कहा, क्या आप किसी बात को लेकर टेंशन में है क्या? निधि की बात सुनकर आहान हल्के से मुस्कुराकर उसे देखते हुए बोला, क्या बात है स्वीटी पाई? बहुत जानने लगी हो मुझे। इरादा क्या है? निधि उसके तरफ घूमते हुए बोली, इरादा तो बहुत कुछ करने का है, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात कहनी है। आहान उसे अपनी तरफ घुमाकर उसके कमर को पकड़ते हुए बोला, कहो क्या कहना चाहती हो? निधि, वो जैस्मिन अच्छी लड़की है क्या? आहान, क्यों क्या हुआ? निधि, अरे बताइए ना, मैं उसे ज्यादा तो जनता नहीं हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है, लेकिन बस इतना दिमाग में रख लो, उससे दूर रहना। निधि, ओके। आहान कुछ सोचकर बोला, मुझे ईशा के बारे में जानना था। निधि आहान को सीरियस देख निधि ने उसे देखते हुए पूछा, क्यों? क्या हुआ है जो आप मेरे इशू के बारे में पूछ रहे हैं? आहान उसके छोटे से दिमाग पर टैप करते हुए बोला, बात कुछ नहीं, बस पूछ रहा था। वो मुझे बहुत डिस्टर्ब लग रही थी। कुछ हुआ है क्या? आहान की बात सुनकर निधि मायूस होकर बोली, बहुत बड़ी बात है। उसकी फैमिली इतनी अच्छी नहीं है, और बहुत सी बातें हैं जो उस फोर दीवारी के अंदर दबी हुई है। आहान, क्या बात है स्वीटी पाई? निधि, अभी टाइम नहीं है सडू, बाद में आराम से बता दूंगी, अब आप जल्दी से रेडी हो जाइए। आहान उसे पकड़ते हुए बोला, ठीक है, लेकिन अब तुमने मुझे सडू कहा ही है तो सडू की पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर आहान ने निधि को दीवार से सटा दिया और उसके होठों पर होठ रख उसे डीपली किस करने लगा। निधि उसके गर्दन को कसकर पकड़ते हुए उसे पीछे खींच रही थी, पर आहान के सामने उसकी हिम्मत कम पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद आहान ने निधि के होठों को छोड़ दिया और उसे देख डेविल स्माइल करते हुए बोला, बहुत इंतजार करवा रही हो मिसेज मल्होत्रा। चुन चुनकर बदला लेने वाला हूं तुमसे। जितना इंतजार करवा रही हो ना, उतने कसकर तुझे प्यार करने वाला हूं मैं। निधि अपनी उखड़ती सांसों को काबू में करते हुए बड़ी मुश्किल से बोली, डेविल, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आहान उसे देख मुस्कुरा रहा था, जैसे निधि को चिढ़ा रहा हो।
उसकी हरकत देख निधि ने उसे गुस्से से देखा और उसके गर्दन को पकड़कर उसके गर्दन पर जोर से अपने दांत गड़ा दिए। उसके ऐसे छुवन से आहान अंदर तक हिल गया। उसके हाथ निधि के कमर पर कस गए। उसका दिल जो शांत था अब किसी रोलर कोस्टर की तरह भागने लगा। उसके माथे पर हल्का पसीना आने लगा। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसने निधि के गर्दन को एक हाथ से पकड़ लिया और उसके गर्दन में मुंह डालकर उसे अपने होठों से छूने लगा। आहान की हरकत से निधि का रोम रोम सिहर गया। उसने आहान के बालों को कसकर पकड़ लिया और तेज तेज सांसें लेने लगी। आहान ने जोर से उसके गर्दन के नीचे काट लिया और निधि को छोड़कर उसे नशे से देखते हुए बोला, स्वीटी पाई प्लीज। निधि अपने धड़कते दिल को काबू में करते हुए बोली, मुझे डांस करना है, आपका प्यार में झेल नहीं पाऊंगी। बोलते हुए निधि का पूरा चेहरा लाल हो गया था। शर्म के मारे उसकी पलकें तक उठ नहीं रही थी। आहान ने उसे छोड़ दिया और तेज कदम लेकर बाथरूम में चला गया। उसके जाते ही निधि चेयर पर बैठ गई और लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद जब निधि नॉर्मल हुई, उसने खुद को ठीक किया और सीधा नीचे जाकर किचन में चली गई। उसे किचन में जाता देख वहां बैठी एक लेडी बोली, ये लड़की कौन है? नैना जी से पूछना, बड़ी अच्छी लड़की है। उसके पास बैठी औरत बोली, उसे आने दे फिर बात करते हैं। निधि किचन में आकर फ्रिज में से ठंडा पानी लेकर जल्दी जल्दी पीने लगी। उसका पूरा गला सूख गया था। शर्म के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। माथे पर हल्का पसीना था और गाल जैसे आग की तरह धधक रहे थे। पानी पीकर निधि ने खुद को रिलैक्स किया और बोली, हे भगवान, ये आदमी मेरे पास क्यों आता है? जब भी आता है हालत खराब कर देता है। इतना हैंडसम है कि खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है, पर उसे कोई समझाए तब ना। उसे ऐसे अकेले बड़बड़ करते हुए देख पीछे से ईशा के साथ आ रही नैना जी बोली, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? और ये माथे पर पसीना, इतनी गर्मी लग रही है तो किचन में क्यों खड़ी हो तुम? जाओ हॉल में जाकर बैठ जाओ। निधि नैना जी की बात सुनकर एकदम से झेप गई और बोली, जी माँ। वही ईशा उसे शैतानी नजरों से देख रही थी, जिसे देख निधि की हालत और खराब हो रही थी। वो जल्दी से वहां से बाहर जाते हुए बोली, मैं भाभी को देखकर आती हूँ। नैना जी ने अपना सर हिला दिया। ये देख निधि जल्दी से जाने लगी। तभी ईशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पीछे चलते हुए बोली, क्या बात है निधि, तुम इतनी कश्मीरी सेब क्यों बनी घूम रही है? एकदम लाल लाल हो गई है तू। निधि उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, कुछ भी मत बोल, तू वो किचन में खड़ी थी इसलिए। ईशा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, कोई बात नहीं, चल मत बता। निधि उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, बहुत मजा आ रहा है तुम्हें मुझे चिढ़ाने में, पूरा दिन वो अड्डू परेशान करते हैं और अब तुम लगी पड़ी हो। ईशा उसे हल्का सा धक्का देते हुए बोली, क्या बात है निधि, मैडम को लव हो रहा है? निधि शर्माते हुए, हो रहा है नहीं, हो गया है। निधि की बात सुनकर ईशा खुश हो गई और उसे देखते हुए बोली, तो बता दिया तुमने जीजू को? निधि, नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया है। निधि की बात सुनकर ईशा और खुश हो गई और बोली, तो तू किस कमबख्त का इंतजार कर रही हो? निधि, माँ बोल रही थी उनका बर्थडे आ रहा है, तो सोचा तभी उन्हें सरप्राइज दे दूं। ईशा, अच्छा आइडिया है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। निधि एनार उसे देखा और बोली, अब तू भी किसी को ढूंढ ले अपने ग्रुप में, अब तुम अकेली सिंगल हो। ईशा ने उसे कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। तभी उसकी नजर अंश पर गई जो तन्वी से बात कर रहा था। हालांकि कि वहां उनका पूरा ग्रुप शामिल था, लेकिन फिर भी अंश को उसके साथ देख ईशा को बहुत बुरा लग रहा था। वो वहां खड़ी होकर उसे देख रही थी। निधि ने उसे देखा और बोली, चलो भाभी को लेकर आते हैं। ये पलक पता नहीं कहाँ चली गई है, दोहा पर से दिख नहीं रही। बोलते हुए निधि आगे जा रही थी कि उसके सामने से रोनित चलते हुए आने लगा। उसे देख निधि ने उसे रोकते हुए कहा, रोनित भाई, क्या आपने पलक को कहीं पर देखा? पलक के इस नाम सुनकर रोनित एकदम से हड़बड़ा गया और जल्दी से बोला, नहीं भाभी, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। इतना कहकर रोनित तेजी से वहां से भाग गया। वहीं निधि और ईशा उसे हैरानी से देखने लगी। दोनों ने अपना सर झटक दिया और परी को लेकर नीचे आ गई। उन्होंने परी को सोफे पर बैठा दिया। सब मेहमान हॉल में बैठे हुए थे। तभी अचानक हॉल की लाइट ऑफ हो गई। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 86। निधि ने की आहान की हालत खराब। दोनों ने अपना सर झटक दिया और परी को लेकर नीचे आ गई। उन्होंने परी को सोफे पर बैठा दिया। सब मेहमान हॉल में बैठे हुए थे। तभी अचानक हॉल की लाइट ऑफ हो गई। लाइट ऑफ होने से सब हड़बड़ा गए और यहां वहां देखने लगे। परी ने निधि का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, निधि ये सब क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। निधि ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आप डरिए मत भाभी, रुकिए मैं सडू को फोन करती हूँ। तभी हॉल के बीच में स्पॉटलाइट पड़ी, जिससे सबकी नजरें उस तरफ चली गई। जैसे ही सबने सामने देखा उनकी आंखें बड़ी हो गई। दादाजी कुर्ता पजामा पहनकर अपनी महंगी वॉकिंग स्टिक हाथ में पकड़े हुए खड़े थे।
तभी बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट हुआ और दादाजी अपनी स्टिक लेकर डांस करने लगे। आजा गोरी नचले हाय शावा, नचले वे नचले हाय शावा। दादाजी को ऐसे देख निधि ने जोर से सीटी बजाई और भागते हुए उनके पास खड़ी होकर नाचने लगी। आजा गोरी नचले हाय शावा, नचले वे नचले हाय शावा। तभी सबके सामने अचानक आदित्य आया और परी को तरफ देखते हुए डांस करने लगा, जैसे अपने दिल का हाल बता रहा हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे। रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए हाय मैनू की हो गया। आदित्य के रिएक्शन से परी एकदम से शर्मा गई, उसका एक हाथ अपने पेट पर चला गया और वो शर्माती घबराती हुए अपनी पलकें झुकाकर बैठी रही। ये देख निधि उसके पास चली गई और उसे अपनी जगह से उठाकर आदित्य के पास खड़ा कर दिया। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके झुके हुए पलकों को देखने लगा। उसने एक हाथ से परी की ठुड्डी पकड़ ली और उसके चेहरे को ऊपर उठाकर उसके आंखों में देखने लगा तो परी उसके आंखों में देखते हुए गाने के साथ गाने लगी। सुन के तेरी बातें सोने यार वे, माही मैनू तेरे नाल प्यार वे, हाय मैं मर जावा, दिल जानिए हाय मैं मर जावा। परी की बात सुनकर आदित्य के आंखों में चमक आ गई, उसके चेहरे पर बेशकीमती मुस्कान आ गई। ये देख परी ने शर्माते हुए अपना सर झुका लिया। निधि और दादाजी ने खुश होकर एक दूसरे को देखा और आदित्य परी के गोल गोल घूमते हुए अपने हाथ ऊपर करके नाचने लगे। से शावा शावा माहिया, से शावा शावा माहिया, से शावा शावा भानगड़ा, से शावा शावा। निधि खुश होकर दादाजी के साथ नाच रही थी, वही सब उसे देख रहे थे। तभी अहान अंश के कंधे पर हाथ रखते हुए निधि को देखकर गाने लगा, जिससे सबकी नजर उस पर चली गई। अब आजकल एरोजेंट डेविल स्वीट बने घूम रहे हैं तो ये होना तो लाजमी था। अहान बस प्यार से निधि को देख रहा था और निधि एक जगह पर खड़ी होकर उसे देख रही थी। अहान गाते हुए निधि के पास आया और अपने कुर्ते के स्लीव को ऊपर चढ़ाते हुए उसे देखने लगा। इन कदमों में सांसें वार दे, रब से भी ज्यादा तुझे प्यार दे, रब्बा मेन्यू माफ करें, रब्बा खैरिया मेन्यू माफ करें। अहान अपनी लाइन बोलकर अपने एक कंधे से निधि को हल्का सा धक्का दे देता है, जिससे निधि अपने होश में आकर शर्माते हुए ईशा के पीछे छुप जाती है और अहान को देखते हुए आगे की लाइन गाती है। तुम तो मेरी जिंद मेरी जान वे, मेरी तू जमीन है आसमान वे, तुझ बिन मैं की करा, रब्बा खैरिया हाय वी मैं की करा। ईशा निधि को पकड़कर आगे धकेल देती है और सबके साथ वो भी डांस करने लगती है। इस बार सब डांस कर रहे थे। से शावा शावा माहिया, से शावा शावा माहिया, से शावा शावा भानगड़ा, से शावा शावा। अहान उसे देखते हुए बोला, हम चैलेंज जीत गए मैडम। निधि ने अपना मुंह खोलकर उसे देखा और अपने कमर पर हाथ रखते हुए बड़े क्यूटली बोली, हाँ अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की और आपने चैलेंज का रिजल्ट भी बता दिया। कुछ नहीं, डेविल से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। चलो अब हमारी बारी, आप सबके छक्के उड़ाने वाले हैं हम। इतना कहकर निधि ने अपने शर्ट की कॉलर ऊपर चढ़ा ली और डीजे वाले के पास चली गई। उसने उसके कान में कुछ कहा और एक बार फिर से लाइट ऑफ हो गई। थोड़ी देर बाद एक बार फिर से स्पॉट लाइट परी जहां बैठी थी वहां पड़ी। परी के एक साइड निधि बैठी और दूसरी साइड एक लड़का बैठा था, जो निधि को देखते हुए गए गए जा रहा था। उसने उठकर निधि को देखा और पहले उसके हाथ को उठाकर दिखाने लगी तो कभी लहंगा, बन्नों की मेहंदी क्या कहना, बन्नों का जोड़ा क्या कहना, बनने लगे हैं फूलों का गहना। उसने निधि के चेहरे को पकड़कर आंखों को देखा और उसके बल्लाया लेने लगी। बन्नों की आंखें कजरारी, बन्नों लगे सबसे प्यारी, बन्नों पे जाऊं मैं वारी वारी। तभी वहां और एक लड़का आ गया और निधि के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हो बन्नों की सहेली रेशम की डोरी, छुप छुप के शर्माए, देखे चोरी चोरी। बन्नों की सहेली रेशम की डोरी, छुप छुप के शर्माए, देखे चोरी चोरी। दोनों निधि के पास आकर उसके दोनों गालों को चूमते हुए बोले, यह माने या न माने, मैं तो इस पे मर गया। ये लड़की हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह, ये लड़की हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। उन दोनों को निधि के पास देख अहान आग बबूला हो गया। उसने गुस्से से निधि को देखा और आगे बढ़ने लगा। वैसे ही हॉल की लाइट जली और निधि भागते हुए अपने दादाजी के पास जाकर खड़ी होकर बोली, बाबुल की गलियां न चाँद के जाना, पागल दीवाना इसको समझाना, बाबुल की गलियां न चाँद के जाना, पागल दीवाना इसको समझाना। अहान गुस्से से निधि के पास आ गया और उसका हाथ पकड़कर उसे गुस्से से घूरने लगा। ये देख निधि ने उसका हाथ जोर से झटक दिया और वो दो लड़कों के पास जाकर खड़ा होकर अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, देखो जी देखो, ये तो मेरे पीछे पड़ गया। ये लड़का हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह, ये लड़का हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। वो लड़के निधि के हाथ को पकड़कर उसे गोल गोल घुमाने लगे। अहान बस आग की तरह जलते हुए फिर से निधि के पास जाने लगा। उसकी हालत देख सबको बड़ी हंसी आ रही थी। अहान गुस्से से निधि की तरफ जाते हुए बोला, तुम लड़की दूर हो जाओ उन लड़कों से, इन्हें तो मैं
अंश और रोनित ने जाकर उसे पकड़ लिया। लैब कहे न कहे बोलती है नजर, प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से, प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से। रूप घूंघट में हो तो सुहाना लगे, बात नहीं बनती यार बताने से। निधि हंसते हुए एक लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, ये दिल की बातें, दिल ही जाने या जाने खुदा। ये लड़की हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। ये लड़का हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। मांगने से कभी हाथ मिलता नहीं, जोड़ियां बनती है पहले से सबकी। निधि परी के पास जाकर बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ये देख वो दोनों लड़के निधि के पास आकर बैठ गए। एक परी के साइड बैठ गया और दूसरा निधि के और डोली का एक्शन करते हुए बोले, ओह लेके बारात, घर तेरे आऊंगा मैं, मेरी नहीं यह मर्जी है रब की। निधि और परी ने उन दोनों को धक्का दे दिया जिससे वो दोनों नीचे बैठ गए। अरे जा रे जा यू झूठी मुठी बातें न बना। ये लड़का हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। ये लड़का हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। गाना खत्म होते ही अहान भागते हुए उन लड़कों के पास आया और उन्हें जैसे ही मारने के लिए अपने हाथों का मुक्का बनाया वो दो लड़के जोर से चिल्लाए, नो जीजू, हमें मत मारिए, हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब निधि का प्लान था। उसकी आवाज सुनकर सब चौंक गए और निधि परी जोर जोर से हंसने लगी। उन दोनों लड़कों ने अपने सर से वीक को हटा दिया जिससे उनके लंबे बाल नीचे लहरा गए। उन्हें देख पलक अपने दांत दिखाते हुए बोली, ये हम थे जीजू, आपकी प्यारी प्यारी सालिया। अब तो सबकी हंसी छूट गई। रोनित और अंश अहान का चेहरा देख रहे थे, जिसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। निधि को बहुत हंसी आ रही थी और वो बिना रुके हंसे जा रही थी। अहान ने उसे बहुत गुस्से से देखा और एक झटके में उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए साइड में ले जाने लगा। उसे ऐसे देख अंश बोला, लग गई लंका, अब तो भाभी गई काम से। उसकी बात सुनकर रोनित बोला, कैसी दोस्त है ये तीनों, सबके सब एक से बढ़कर एक है। हे भगवान, मुझे तो आप इस लड़ाकू लड़की से दूर ही रखना। जैसे मिली है बस झटके ही दे रही है। सुबह वो सब किया और अब उस सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि ये लड़की सीधा बॉम्ब फोड़कर चली गई। उसकी बात सुनकर अंश बोला, को अभी तक यहीं पर है, कहीं पर गई नहीं है। ठीक से रह बेटा, कई अगली लंका तेरी ना लग जाए। रोनित पलक को देखते हुए बोला, मुझे क्या बोल रहे हो? अपनी वाली को देखो, इतने दिन से बेजान थी, आज अचानक लड़का बनकर आ गई। भाई जान भी अपने अंदर डाली और डाली तो डाली, लड़की फॉर्म से निकलकर सीधा लड़के के फॉर्म में आ गई। आदित्य उन्हें देखते हुए बोला, तुम दोनों चुप करो, मुझे तो टेंशन हो रही है, पता नहीं अहान इतने गुस्से में गया है। अंश ने आदित्य को देखते हुए कहा, भाई आप चील हो जाइए, एक शेर तभी दहाड़ता है जब तक वो अपनी प्रजा के सामने होता है। जब वो अपने बीवी के सामने होता है वो अपने आप बैल बन जाता है। अंश की बात सुनकर रोनित बोला, वो इंसान होते हैं लेकिन ये तो डेविल है भाई, डेविल। अंश, काय का डेविल, तुम रॉन्ग जा रहे हो बेटा, वो ट्रू डेविल है, ट्रू डेविल। रोनित आदित्य को देखते हुए बोला, सोचो भाई, अगर आपका बेटा अपनी माँ और छोटी माँ की तरह बन गया तो। आदित्य उसे घूरते हुए बोला, चुप कर पागल आदमी, डरा क्या रहा है, मेरी बीवी बहुत शांत है। अंश और रोनित ने अपनी आंखें बड़ी की और आदित्य को देखते हुए बोले, सच में भाई? अंश और रोनित ने भाई जोर पर थोड़ा जोर देते हुए कहा तो आदित्य एकदम से हड़बड़ा गया। उसे ऐसे देख वो दोनों भी हंसने लगे। ये देख आदित्य मुंह बनाते हुए बोला, हाँ कभी कभी वाइल्ड हो जाती है, लेकिन वो अभी प्रेग्नेंट है ना, इसलिए। आदित्य और अंश रोनित अपने धुन में थे। वही जैस्मिन ने जब सबको देखा तो वो जल्दी से किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद वो पानी का ग्लास लेकर परी के पास आ गई और परी को देखते हुए बोली, लो भाभी पानी पी लो, बहुत देर से बैठी है ना आप, गला सूख गया होगा आपका। जैस्मिन की बात सुनकर परी ने मुस्कुराकर उसके हाथ से ग्लास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया, लेकिन वो ग्लास उसके हाथ से लेती इससे पहले ही किसी ने उस ग्लास को पकड़कर फेंक दिया। ग्लास टूटने की जोर से आवाज हुई, जिससे सबका ध्यान उस तरफ चला गया। वही दूसरी तरह अहान गुस्से से निधि को लेकर अपने कमरे आ गया था। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और निधि को लेकर बेड पर धक्का दे दिया। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 87, अहान का निधि को छेड़ना और जैस्मिन का ड्रामा। वही दूसरी तरह अहान गुस्से से निधि को लेकर अपने कमरे आ गया था। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और निधि को लेकर बेड पर धक्का दे दिया। निधि जल्दी से ठीक से बैठ गई और अहान को देखने लगी। अहान ने उसके पैर को पकड़ लिया और अपनी तरफ जोर से खींच लिया, फिर निधि के आसपास अपने हाथ रखते हुए उसके आंखों में गुस्से से देखते हुए बोला, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? निधि उसकी भारी आवाज सुनकर घबरा गई और हकलाते हुए बोली, आप ऐसे डरा धमका नहीं सकते मुझे, आपकी गलती थी जो आपने गलत समझ लिया। अहान ने उसके गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और उसके चेहरे को अपने चेहरे के एकदम नजदीक करते हुए कहा, तुम ज्यादा मत बोलो, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तुम्हें और कोई आइडिया नहीं मिला था जो ऐसे बेहुदा हरकत की?
निधि बड़ी ढीठ बनते हुए बोली, आप चैलेंज हार गए हैं तो मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हैं। आहान ने उसके होठों को काट लिया और बोला, चलेंगे वो तो पूरा हुआ भी नहीं। लेकिन तुमने डेविल को उकसाने की कोशिश भी कैसे की? निधि धीरे धीरे पीछे सरकते हुए बोली, आप तो जब देखो तब ऐसे ही होते हैं। आपको तो प्यार करना भी नहीं आता। और बोलते हैं निधि आई लव यू। आए बड़े सडू कहीं के। निधि की बात सुनकर आहान ने उसे एक बार फिर पैरों से पकड़कर नीचे खींच लिया और उसके आंखों में देखते हुए बोला, तो तुम्हारे कहने का मतलब है मुझे प्यार करना नहीं आता हम? निधि मुंह बनाकर बोली, और नहीं तो क्या? निधि की बात सुनकर आहान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने सीधे खड़े होकर निधि को देखते हुए अपने कुर्ते को उतार दिया। उसकी हरकत से निधि की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने आहान को घूरते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आहान निधि के ऊपर आते हुए बोला, अब वाइफ ने डिमांड की है तो उसे पूरा करना पड़ेगा ना स्वीटी पाई। इतना कहकर आहान ने निधि को हल्के से धक्का देकर नीचे बेड पर लेटा दिया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड में दबा दिया। आहान के हरकत से निधि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोली, देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज छोड़ दीजिए कोबरा। आहान उसके गर्दन में मुंह डालकर उसके कान में धीरे से बोला, आई लव यू निधि। आहान के इतना कहते ही निधि की आंखें बंद हो गई। उसका दिल पहले से ही अपने जोरों पर था। अब आहान के हरकत से वो और जोर से धड़कने लगा। आहान उसे लेकर पलट गया और निधि को अपने ऊपर ले लेता है। निधि उसके सीने पर सर लेती है। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। निधि ने उसके सीने पर सर रखते हुए कहा, क्या आप गुस्सा है मुझ पर? आहान उसके बालों को सहलाते हुए बोली, चाह कर भी तुम पर गुस्सा नहीं कर पता स्वीटी पाई। पता नहीं तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास आते ही सब भूल जाता हूँ। निधि उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, निधि है ही चीज ऐसी। निधि की बात सुनकर आहान मुस्कुरा देता है और उसके माथे को चूमते हुए बोलता है, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है ये तो मुझे नहीं पता स्वीटी पाई, लेकिन तुम मेरे करीब आकर मुझे दूर करके बड़ा दर्द देती हो। आहान की बात सुनकर निधि अपना सर ऊपर करके उसे देखती है और उसके होठों को हल्का सा टच करके दूर होकर कहती है, ये दर्द मुझे देना अच्छा लगता है। उसकी बात सुनकर आहान उसे लेकर फिर से बेड पर पलट जाता है और उसके साइड में लेटकर अपने एक पैर से निधि को कडल करता है और अपने एक हाथ के हथेलियों पर अपना सर रखकर निधि को देखते हुए बोला, तेरा इश्क बड़ा तीखा मुझे तीखा अच्छा लगे। तेरे इश्क में दर्द बड़ा मुझे दर्द अच्छा लगे। तेरा इश्क बड़ा झूठा। तेरा इश्क बड़ा झूठा मुझे झूठा अच्छा लगे। तेरा इश्क बड़ा तीखा मुझे तीखा अच्छा लगे। तेरे इश्क में दर्द बड़ा मुझे दर्द अच्छा लगे। आहान की बात सुनकर निधि शर्माते हुए बोली, क्या चाहते हैं आप? आहान डेविल स्माइल लिए उसे देखते हुए बोला, तुम्हें चाहता हूं मैं। निधि अपनी पलकें झपका कर बोली, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूं। निधि की बात सुनकर आहान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई और वो अपने चेहरे को सीरियस करते हुए निधि की खिंचाई करने लगा, किसके लिए तैयार नहीं हो तुम स्वीटी पाई? निधि शर्माते हुए बोली, वही जो आप चाहते हैं। आहान उसके मजे लेते हुए बोला, क्या चाहता हूं मैं? निधि, अरे आप जाइए, कुछ नहीं। शर्म के मारे निधि के गाल लाल हो गए थे। वही आहान बड़े अच्छे मूड में था। उसने निधि को और छेड़ते हुए कहा, एक मिनट, कहीं तुम उस बारे में बात तो नहीं कर रही हो? सीरियसली स्वीटी पाई, तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है? आहान की बात सुनकर निधि बोली, आपने यही कहा था। आहान मुस्कुराते हुए बोला, नथिंग स्वीटी पाई, मैंने तो ऐसी कुछ कहा भी नहीं था, तुमने ही अपना सोच लिया। आहान की मुस्कुराहट देख निधि चीर गई और साइड में रखा तकिया उठते हुए बोली, आप बहुत बड़े वाले बेशर्म है, जानबूझकर छेड़ रहे हैं। आहान के चेहरे पर मुस्कुराहट अब भी बरकरार थी। वो तकिए को पकड़ते हुए बोला, मैं कहाँ छेड़ रहा हूँ, तुम ही अपना कुछ भी सोचे जा रही हो। निधि अब बुरी तरीके से चीर गई थी। उसने आहान से अपने नजरें फेर ली और उसके हाथ और पैर को अपने ऊपर से हटाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, मुझे नीचे जाना है, सब इंतजार कर रहे होंगे। आहान उसके पैरों को मजबूती से पकड़ते हुए बोला, ये तुम्हारी सजा है। नीचे जो तुमने किया उसकी सजा, अब तुम यहां से हिलोगी भी नहीं। आहान की बात सुनकर निधि उसे देखते हुए बोली, ठीक है फिर मुझे कपड़े चेंज करने दीजिए, बहुत चुभ रहे हैं। आहान उसे देखते हुए बोला, रुको मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। ये कहकर आहान ने निधि के पेट पर हाथ रखा, जिससे निधि एकदम से सिहर गई। उसने जल्दी से आहान का है पकड़ लिया और उसे दूर धकेलते हुए 100 की स्पीड से बेड से उतर गई और दरवाजे की तरफ भागते हुए बोली, सबका हिसाब लूंगा मैं आपसे, चुन चुनकर तड़वाऊंगी मैं आपको और आज रात में कमरे में नहीं आने वाली। बैठिए अकेले अपने कमरे को छेड़ते हुए। इतना कहकर निधि भाग गई। उसे जाता देख आहान मुस्कुरा दिया और सीलिंग को देखते हुए कुछ सोचने लगा। यह निधि भागते हुए बाहर आई तो उसकी टक्कर जैस्मिन से हो गई, जिससे जैस्मिन जोर से नीचे गिर पड़ी। निधि ने जल्दी से उसे पकड़कर उठाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। जैस्मिन दर्द से कहराते हुए बोली, दर्द हो रहा है, मुझे चला नहीं जा रहा।
जैस्मिन की बात सुनकर निधि परेशान होकर बोली, तुम रुको, मैं किसी को बुलाती हूँ। उसकी बात सुनकर जैस्मिन बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। उसकी बात सुनकर निधि बोली, ठीक है फिर चलो, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देती हूँ। निधि की बात सुनकर जैस्मिन का मुंह अजीब सा हो गया। उसे लगा था कि निधि आहान को आवाज लगाएगी, उसे आहान के कमरे तक लेकर जाएगी, लेकिन निधि ने उसके उलट उसे कह दिया कि वो उसे कमरे तक छोड़ देगी। जैस्मिन जानबूझकर दर्द से कहराते हुए बोली, लगता है मैं वहां तक नहीं जा पाऊंगी, तुम मुझे यही कहीं रुकने दो। निधि ने चारों तरफ देखते हुए कहा, लेकिन यहाँ तो कोई कमरा खाली नहीं है जिसमें मैं तुम्हें लेकर जा सकूं। जैस्मिन नाटक करते हुए बोली, तुम मुझे अपने कमरे में ही ले चलो, मैं वहीं रह लूंगी। जैस्मिन की बात सुनकर निधि अपने कमरे की तरफ देखते हुए मन में बोली, अंदर तो सडू है, अगर मैं उसे कमरे में लेकर गई ना तो वो मुझे पता नहीं कहाँ से गायब करवा देंगे। एक तो कमरे में किसी को आने नहीं देते, अगर इस चुड़ैल को लेकर गई ना तो मुझे सच्ची वाली चुड़ैल बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। वो नाग मुझे डस डस कर मेरी जान ही ले लेगा। निधि को साइड शांत देख जैस्मिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था और वो इतना अच्छा मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। उसने निधि को हिलाते हुए कहा, तुम क्या सोच रही हो, प्लीज हेल्प करो, बहुत दर्द हो रहा है। निधि ने उसे पकड़ते हुए कहा, तुम यहाँ बैठो कि किसी को बुलाकर लाती हूँ। निधि की बात सुनकर जैस्मिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने निधि को देखते हुए कहा, अरे पर तुम्हारा कमरा इतना पास है, तुम क्यों नीचे जाकर किसी को बुलाने में वक्त जाया कर रही हो, आई नीड टू रेस्ट यार। निधि उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर बोली, मैं तुम्हें मेरे कमरे में लेकर नहीं जा सकती, इसलिए तुम्हें तुम्हारे कमरे में भेजने के लिए किसी को बुला रही हूँ। जैस्मिन उसकी बात सुनकर गुस्से से बोली, कैसी इंसान हो तुम, मुझे लग गई है उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऊपर से बहस कर रही हो। जैस्मिन इतने जोर से चिल्लाई थी कि नीचे मौजूद मेहमानों की नजर भी ऊपर चली गई और कमरे में लेटे आहान के कान में भी आवाज चली गई। वो जल्दी उठा और अपना कुर्ता वापस पहनकर कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। जैस्मिन ने जैसे ही आहान को देखा वो रोने लगी। उसे रोता देख निधि एकदम से हैरान हो गई। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था, अभी तो वो लड़की चुप थी, अचानक रोने लगी। निधि को उसमें कुछ गड़बड़ लगी, जिस कारण वो जैस्मिन की घूरने लगी। आहान आकर निधि के पास खड़ा हो गया। उसने निधि के हाथ को पकड़ लिया और अपने पास खींचते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। निधि अब भी जैस्मिन को घूर रही थी। वो अचानक जोर से बोली, कितनी झूठी है ये सडू, इसे गिरे हुए 10 मिनट हो गए तो इसने सिवाय कहराने के कुछ नहीं किया और आपको देखते ही रोने लगी। कितनी ड्रामेबाज है ये। निधि को बहुत आश्चर्य हो रहा था, अभी तो कितनी बातें कर रही थी, एक सेकंड में अपना रंग बदल दिए, इतने जल्दी तो सडा भी रंग बदलता। आहान ने निधि की बात सुनकर एक नजर जैस्मिन को देखा, फिर निधि को देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना। निधि ने अपनी गर्दन हिलाई और बोली, मैं ठीक हूँ। तभी नीचे खड़े लोग ऊपर आ गए। सभी लोग आहान और निधि को देख रहे थे। एक औरत उन दोनों को देखते हुए बोली, देखो तो कैसी बेशर्म लड़की है, खुले आम क्या कर रही है। नीचे से ऊपर आए हुए भी इसे कितनी देर हो गई और उसे देखकर तो ऐसी लगता है जैसे। वो औरत आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उसे अपने ऊपर किसी की बेहद खतरनाक नजरों की तपिश महसूस हुई, जिसे महसूस कर उसने सामने देखा जहां आहान बहुत गुस्से से उसे देख रहा था, जिसे देख वो औरत चुप हो गई। आहान ने निधि को बाहों में खींच लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, कमरे में क्या, इसे तो मैं खुले आम भी चूम लूं, आप होती कौन है ये सब बोलने वाली। क्या आप अपने पति के साथ एक कमरे में नहीं रहती, क्या आप अपने पति से दूर रहती है। नहीं ना, फिर किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले भी सोच लेना चाहिए। आहान की बात सुनकर उस लेडी को बहुत गुस्सा आया पर वो कुछ बोलती नहीं, लेकिन गुस्सा तो जैसे मन में बैठ गया था। तभी उसकी नजर सामने गई और वो जोर से चिल्लाई, जिस कारण सामने उसकी तरफ देखा जहां वो देख रही थी। सामने का नजारा देख सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 88। वो मेरी छोटी बहू है, आहान की पत्नी है। आहान की बात सुनकर उस लेडी को बहुत गुस्सा आया पर वो कुछ बोलती नहीं, लेकिन गुस्सा तो जैसे मन में बैठ गया था। तभी उसकी नजर सामने गई और वो जोर से चिल्लाई, जिस कारण सामने उसकी तरफ देखा जहां वो देख रही थी। सामने का नजारा देख सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। सामने जैस्मिन के हाथों से और कमर के पास से बहुत खून निकल रहा था, जो उसके ड्रेस को भिगोकर जमीन पर गिर रहा था। सब हैरानी से उसे देखने लगे। निधि तो फूल ब्लैंक हो चुकी थी। उसने आहान के कुर्ते को कसकर पकड़ लिया। वो बुरी तरफ से कांप रही थी। उसे ऐसे देख आहान की पकड़ उसके ऊपर कस गई थी। जैस्मिन अपनी पलकें बंद करके नीचे बैठ गई। आहान ने जल्दी से गार्ड से कहकर उसे उठा लिया और कहा, इसे कमरे में लेकर जाओ और डॉक्टर को कॉल करो। निधि ने आहान को कसकर पकड़ते हुए कहा, वो सिर्फ नीचे गिरी थी, उसे इतनी गहरी चोट कैसे लग गई। आहान ने उसे शांत कराते हुए कहा, चुप हो जाओ स्वीटी पाए, डॉक्टर को बुलाया है ना।
सब पता चल जाएगा। तुम चलो कमरे में। आहान उसे लेकर कमरे में जाने लगा। ये देख वो औरत बोली, कैसी लड़की हो तुम, चेहरे से कितनी मासूम लग रही हो, लेकिन अभी भी बेशर्मी की तरह उसके साथ जा रही हो। फिर नैना जी को देखते हुए बोली, नैना, कौन है ये? मुझे तो कितनी सिंपल लगी थी। सोचा था अपने अभी के लिए तुझसे पूछ लूंगी, लेकिन यहाँ का नजारा तो कुछ और ही है। उस औरत की बात सुनकर नैना जी बोली, बस विभा, वो मेरी छोटी बहू है, आहान की पत्नी है। अब वो उसके साथ नहीं तो कहाँ रहेगी? विभा, पत्नी? पर ये कब हुआ और तुमने हमें शादी में बुलाया भी नहीं। इतना पराया कर दिया हम लोगों को। अब बड़े लोग हो गए तो रिश्तेदारों को भी भूल गए। विभा जी की बात सुनकर आहान अपनी एरोजेंट आवाज में बोला, उसके गले में मंगलसूत्र है। अगर ठीक से देखा होता तो दिख जाता। अब आप लोगों ने उसे नहीं देखा, इसमें आप सबकी गलती है। और रिश्तेदार जब जरूरत होती है तब सब खेकड़े की तरह बिल में घुस जाते हैं। शादी अटेंड करने बुलाया है आप सबको, हमारे घर में कौन है क्या है ये बताने के लिए नहीं। आहान की बात सुनकर सब चुप हो गए। आदित्य ने शान को देखते हुए कहा, छोटे तू शांत हो जा और जा तू कमरे में। मैं मैच से कहकर तुम्हारा और निधि के खाना कमरे में भेज देता हूँ। आहान ने किसी की बात नहीं सुनी और सीधा कमरे में आ गया। उसने निधि को बेड पर बैठा दिया और गुस्से से बालकनी में चला गया। उसके हाथों की मुठियां तेज थी। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने कुछ सीन घूमने लगे। सामने बड़ा सा घर था जो आग के लपटों में घिरा हुआ था। एक औरत चीख चीख कर सबसे मदद मांग रही थी, पर कोई भी उसे मदद करने आगे नहीं आ रहा था। उस आग को देख एक बुजुर्ग आदमी अपने सीने पर हाथ रखते हुए जमीन पर गिरा हुआ था। वही एक आदमी आग बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उस बुजुर्ग आदमी के पास कुछ 18 to 19 साल का लड़का बैठा हुआ अपने दादाजी के सीने को सहलाते हुए रो रहा था। सब लोग वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। वो घर जलकर राख हो गया, पर एक आदमी आगे नहीं आया। आहान अपने सोच में घूम था, तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आया, जिसे महसूस कर आहान ने अपनी आंखें खोल दी, पर वो पीछे नहीं पलटा। निधि उसके पीछे से गले लगाते हुए बोली, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया सडू। वो इतने जोर से नहीं गिरी थी, फिर भी पता नहीं कैसे उसे इतनी चोट लग गई। निधि को बहुत गिल्ट हो रहा, पर वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी, जैस्मिन के शरीर से इतना खून कहाँ से आया। आहान ने निधि का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। निधि की आंखें अब भी नम थी। आहान ने उसके आंखों को चूम लिया और बोला, सब ठीक है, तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? वन आधा मर्डर भी कर देती तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? आहान की बात सुनकर निधि ने मासूमियत से अपना सर हिला दिया, जिसे देख आहान बोला, जाओ कपड़े चेंज कर लो। निधि ने आहान को देखा और बोली, आप इतना परेशान क्यों है? और आपकी आंखें, क्या आपको रोना आ रहा है? निधि की बात सुनकर आहान ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, आहान मल्होत्रा के डिक्शनरी में रोना नहीं लिखा स्वीटी पाए। आहान मल्होत्रा सिर्फ एक डेविल है, द ट्रू डेविल। निधि ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हो गया इनका शेखी बघारना शुरू। कभी तो दूसरों की तारीफ कर लिया करो, जब देखो तब अपनी तारीफ। एक्डू कही के। निधि की बात सुनकर आहान बोला, अच्छा तो मैं एक्डू हूं? मैंने कब तुम्हें अकड़ दिखाई, जरा बताना स्वीटी पाए। निधि धीरे से पीछे खिसक गई और वहां से भागते हुए बोली, आप पूरे के पूरे एरोगेंट से भरे हैं। अकड़ तो आप में अपने आप आ गई। निधि की बात सुनकर आहान उसके तरफ लपका, लेकिन वो निधि को पकड़ पता उससे पहले ही निधि वहां से सीधा बाथरूम में भाग गई। ये देख आहान ने उसे देखते हुए कहा, कहां तक भागोगी स्वीटी पाए? आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। निधि के जाने के बाद आहान ने अपना कुर्ता उतार कर साइड में रख दिया और अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद निधि बाथरूम से बाहर आई। उसने लूज टी शर्ट और नीचे बॉक्सर शॉर्ट्स पहना हुआ था। उसके लंबे घने बाल जिसमें से पानी टपक रहा था उसे को टॉवेल से पोंछ रही थी। जब उसके हाथों में दर्द शुरू हुआ उसने टॉवल को साइड बास्केट में फेंक दिया। आहान ने जब उसे ऐसे देखा तो अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोला, बाल क्यों सुखाए नहीं, तुमने बीमार होना है क्या? निधि ने अपने हाथ को दबाते हुए कहा, दर्द कर रहे हैं इसलिए छोड़ दिए। आहान अपनी जगह से उठ गया और ड्रेसिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद आहान अपने हाथ में ड्रायर लेकर आ गया और निधि को बेड पर ठीक से बैठाकर उसके बालों को सुखाने लगा। आहान की लंबी उंगलियां निधि के बालों में चल रही थी, जिससे निधि काफी रिलैक्स महसूस कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की। आहान बहुत सावधानी से उसके बालों को ड्राई कर रहा था। थोड़ी देर बाद आहान ने ड्रायर बंद किया और निधि को देखते हुए बोला, हो गया। निधि वैसे ही अपना सर तकिया पर लैंड किया और आहान से बोली, थैंक्स सडू। आहान ने अपना सर हिलाया और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद आहान बाहर आया और निधि के देखने लगा जो आधी नींद में जा चुकी थी, जिसे देख आहान ने अपना सर हिला दिया। तभी कमरे का दरवाजा किसी ने नॉक किया। आहान ने जाकर दरवाजा खोल दिया। बाहर सर्वेंट खाने की ट्रॉली लिए खड़ा था।
आहान ने उसके हाथ ट्रॉली पकड़ ली और अपनी भारी आवाज में बोला, सबको खाना खाने के लिए दे देना। सर्वेंट ने अपना सर हिला दिया और वहां से चला गया। आहान ने दरवाजा लॉक किया और ट्रॉली लेकर सोफे के पास आ गया। उसने खाने को टेबल पर रखा और निधि के पास जाकर उसे उठाते हुए कहा, निधि उठ जाओ, पहले कुछ खा लो, बाद में सो जाना। निधि कसमसाई और अपनी आंखें खोलकर बैठ गई। आहान ने उसे गोद में उठा लिया और सोफे पर बैठाते हुए अपने हाथों से उसे खिलाने लगा। निधि उसके हाथों से खाना खाते हुए मन में बोली, ये डेविल नाग कभी कभी बहुत स्वीट बन जाता है। खाना खाने के बाद निधि सोना चाहती थी पर आहान ने उसे पकड़ लिया और कहा, थोड़ी देर चहलकदमी करो, ऐसे ही मत सो वरना सब ऊपर आ जाएगा। निधि में बेमन से 3 to 4 राउंड लगाए और सीधा जाकर बेड पर सो गई। आहान उसके पास आया और उसके बालों को सही करते हुए बोला, किसी के बारे में मत सोचो स्वीटी पाई, उसके लिए तुम्हारा पति है। आहान की बात सुनकर निधि ने उसके सीने पर अपना सर रख दिया और उसके कमर को पकड़कर सो गई। आहान काफी देर तक उसके बालों को सहला रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी भी नींद लग गई। दूसरी तरफ आदित्य, ओजस, अंश और रोनित जैस्मिन के कमरे के बाहर खड़े थे। पलक जैस्मिन के पास थी। डॉक्टर ने जैस्मिन को चेक किया और बोली, इनके कमर में खिल लग गई है, जिससे बहुत गहरा जख्म हो गया है। मैंने पट्टी कर दी है। ये दवाई है, इसे इन्हें दे देना और कल नर्स आएगी जो इसकी ड्रेसिंग कर देगी। पलक ने अपना सर हिला दिया, जिसे देख वो डॉक्टर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सब लोग बैकयार्ड में जाकर बैठ गए। आदित्य ने ओजस को देखते हुए कहा, ओजस अब बताओ तुमने जैस्मिन के हाथ से ग्लास क्यों फेंक दिया? ओजस, मैंने उसे पानी में कुछ मिलाते हुए देखा था, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया, पर समझ नहीं आया वो ग्लास चेंज कैसे हो गया। कुछ देर पहले जब आहान निधि को लेकर कमरे में चला गया था, तब जैस्मिन ने परी को पानी ऑफर किया था, जिसे ओजस ने परी के लेने से पहले ही उस ग्लास को फेंक दिया था। उसकी हरकत से सब हैरत में पड़ गए थे। आदित्य जल्दी से आगे आते हुए बोला, ओजस ये तुमने क्या किया? अगर उसे चोट लग जाती तो? ओजस, इसने पानी में कुछ मिलाया है इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। आदित्य गुस्से से जैस्मिन को देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परी के साथ ऐसा कुछ करने की? आदित्य की बात सुनकर जैस्मिन रोने लगी और रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया भाई, चाहे तो आप ग्लास चेक कर लीजिए, ये सिर्फ वाटर था। भाभी कब से यहाँ बैठी है इसलिए मैंने उन्हें पानी दिया था। जैस्मिन की बात सुनकर आदित्य ने ग्लास की तरफ देखा और जल्दी से उसे चेक किया। उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं थी, लेकिन वो कैसे उस पर इतने आसानी से विश्वास रख ले? उसने ग्लास उठाकर रोनित को दिया। रोनित ने जल्दी से उस ग्लास को लिए और वहां से चला गया। सब शांति से वहां खड़े थे। जैस्मिन भी वही खड़ी थी। उसने अपना सर झुकाकर रखा था। वही आदित्य परी के पास बैठा हुआ था। करीब आधे घंटे बाद रोनित वहां आया। उसने हाथ में एक फाइल थी। उसने आदित्य को देखते हुए कहा, रिपोर्ट क्लियर है भाई, वो सिर्फ वाटर था। उसकी बात सुनकर ओजस ने हैरानी से जैस्मिन को देखा, जो उसे देख भी नहीं रही थी। अचानक जैस्मिन रोने लगी और रोते हुए बोली, मैंने कहा था मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आप सब ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। इतना बड़ा आरोप लगा दिया मुझ पर। मैं आहान से कसकर यहाँ से चली जाऊंगी। इतनी बेइज्जती होने के बाद मुझे यहाँ नहीं रहना। इतना कहकर जैस्मिन वहां से भाग गई और सीधा सीढ़ियां चढ़ते हुए आहान के कमरे की तरफ जाने लगी। ओजस ने आदित्य को देखा और बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा था यार, वरना मैं ऐसा क्यों करता? आदित्य ने उसे आंखों से ही शांत रहने का इशारा किया, जिसे देख वो शांत हो गया। अभी का वक्त। रोनित ने ओजस को देखा और बोला, तूने सच कहा था, वो हमें भी पता है। वो बेवकूफ लड़की, उसे लगा हम भी उसकी तरह बेवकूफ है। पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं और शादी के वक्त भी आहान ने एक्स्ट्रा कैमरा लगाए हैं, जिन्हें ऑफ भी कर दिया तो उसका दूसरा कैमरा सब रिकॉर्ड कर लेगा। ओजस ने हैरानी से उसे देखा और बोला, सब पता होते हुए भी तुम लोग शांत क्यों हो? आदित्य, इन सब के पीछे जो इंसान है उसे ढूंढना है, उसके लिए ही ये सब हो रहा है। ग्रैंड शादी का कोई प्लान नहीं था, लेकिन इसके जरिए बहुत से लोग सामने आने वाले हैं, उसी के लिए ये सब हो रहा है। वरना छोटे को इतनी भीड़ भाड़ पसंद नहीं, वो कैसे कंट्रोल करके बैठा है? ओजस ने अपना सर हिलाया और बोला, आप भी मुझे सब बता दीजिए ताकि आपकी अच्छे से मदद कर सकूं। अंश ने हंसते हुए कहा, मदद तो आप कर लेंगे, लेकिन एक बात बताइए, क्या आप भी पलक की तरह ही अपनी केस हैंडल करते हैं? अंश की बात सुनकर रोनित का मुंह बन गया। वही ओजस हंसते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस जब गुस्सा होती है तो जो मन में आता है कर देती है। सबसे छोटी थी ना, इसलिए सबकी लाडली थी और बड़े भाई भी उसका पूरा साथ देते थे। और पलक ऐसी है, वैसे निधि भी कम नहीं है, वो बस किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, पर जब गुस्सा होती फिर पूछो मत। आदित्य, चली बहुत बातें हो गई, बाकी सब बाद में। सब ने सर हिलाया और वहां से चले गए। रोनित आराम से अंगड़ाई लेकर जाने के लिए उठा और जैसे ही पीछे पलट गया, उसकी शक्ल बिल्कुल किसी छोटे बच्चे जैसी हो गई। उसके सामने पलक गुस्से से खड़ी थी और रोनित को घूर रही थी।
अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 89। इससे भी ज्यादा वाइल्ड हो सकता हूं मैं स्वीटी पाई, इसलिए बचकर रहना। पलक को अपने सामने देख रोनित की हालत हो गई। वो उससे बचने को कोशिश में लगा हुआ था, पर ये लड़की उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। पलक ने उसे घूर कर देखा और बोली, क्या समझते हैं खुद को आप? आज दोपहर से देख रही हूं, बस इग्नोर कर रहे हैं मुझे। क्या किया है मैंने, जरा बताने का कष्ट करेंगे आप? रोनित उसकी बात सुनकर अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ते हुए बोला, हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। पलक उसे ऐसे देखकर बोली, वो हेलो वॉचमैन अंकल, आप वहां कहाँ देख रहे हैं? पलक की आवाज सुनकर रोनित ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ही मोटी काली भद्दी आंटी, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? रोनित की बात सुनकर पलक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो उसे देख गुस्से से बोली, आप जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हैं ना? रोनित ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बोला, जाओ जाकर सो जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो बिना आग के धुआं निकलेगा। रोनित की आवाज सुनकर पलक उसे देखते हुए बोली, आग तो लगी है, अब धुआं निकल भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पलक की बात सुनकर रोनित हैरान हो गया। उसने पलक को देखते हुए कहा, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता भी है? पलक उसे देखते हुए बोली, पता है मुझे मैं क्या बोल रही हूँ, और जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। मैं आपको पसंद करती हूँ सर, आई लव यू। पलक की बात सुनकर रोनित ने हैरानी से उसे देखा और बोला, पागल हो गई हो क्या? तुम जस्ट 17 की हो, अपना समय किसी और चीज में लगाओ, और तुम अभी तक बच्ची हो तो बच्ची बनकर ही रहो। पलक उसकी बात सुनकर बोली, नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं करना, मैंने सब कुछ सीख लिया है। मुझे मेरी बहन चाहिए थी, वो मिल गई है, अब मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। रोनित हैरानी से उसे देखने लगा। उसने पलक को डांटते हुए कहा, इस उम्र में ये सब होना नॉर्मल बात है, लेकिन तुम अभी भी बच्ची हो, ये बेफुजूल की बातें छोड़ दो और जाकर सो जाओ। इतना कहकर रोनित गुस्से से वहां से चला गया। रोनित के जाते ही पलक ने गुस्से से उसे देखा और बोली, छोटी हुई तो क्या हुआ, प्यार तो आपसे सच्चा किया है, मैं आपको पाकर ही दम लूंगी। तब तक शांत नहीं बैठने वाली ये पलक शर्मा। वो गुस्से से वहां से चली गई। पलक परी के पास आकर लेट गई, जहां ईशा और परी आराम से सो रहे थे। रोनित गुस्से से अंश के कमरे में आ गया। अंश सो चुका था, दिन भर की भागदौड़ के कारण उसे बहुत जल्द नींद आ चुकी थी। रोनित बाथरूम में जाकर चेंज करके आ गया और पलक के बारे में सोचने लगा। उसे नहीं लगा था पलक उसे ऐसे अचानक आकर प्रपोज कर देगी। उसका दिमाग तो जैसे काम करना ही बंद हो गया था। देर रात तक वो यही सब सोच रहा था। आखिरकार उसे नींद आ गई और वो सो गया। अगली सुबह, आज आदित्य और परी की शादी थी। पूरे मेंशन में रौनक लगी हुई थी। ईशा, निधि, पलक परी के कमरे में तैयार हो रही थी। वही अहान अपने कमरे में तैयार होकर आदित्य के पास चला गया था। आदित्य के कमरे में पहले से अंश और रोनित मौजूद थे। अहान कमरे में आते हुए बोला, कैसी है वो लड़की? अहान के ऐसे पूछने पर अंश हंसते हुए बोला, क्या बात है, द ग्रेट बसीनस टेक ऑन अहान मल्होत्रा अपने एक्स के बारे बड़ी जानकारी ले रहे हैं। मामला क्या है? अंश की बात सुनकर अहान उसके तरफ बढ़ते हुए अपने दांत पिसते हुए बोला, बात तो बहुत बड़ी है जीजा जी, लेकिन पहले एक फट्टू की तो पिटाई हो जाए। हाथ में बड़ी खुजली हो रही है, उसे राहत मिल जाए फिर सुकून से तुझे बताता हूं ना मैं बात क्या है वो। अहान को अपनी तरफ आता देख अंश वहां से भागते हुए बोला, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना डेविल तो मैं सबको बता दूंगा। कैसे उस दिन क्लब में तुझे एक लड़की ने। अंश की बात सुनकर अहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो चिल्लाते हुए बोला, तूने अभी तक उसे ढूंढा नहीं है? आज लगता है तेरी बैंड बजानी ही होगी, तभी तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अहान की बात सुनकर अंश आदित्य के पीछे छुपते हुए बोला, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे चुम्मा। अंश की बात सुनकर अहान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसे याद आया कैसे क्लब में उस लड़की ने उसके होठों को चूम लिया था और ऊपर से उसे मारकर भाग गई थी। अहान को सिर्फ वो सीन याद था, लेकिन वो लड़की कौन थी ये उसे अभी तक मालूम नहीं पड़ा था। अहान ने गुस्से से अंश को देखा और बोला, अंश अगर तू चुप नहीं बैठा ना तो आज मैं तेरी विदाई करूंगा सीधा जंगल में। अहान की बात सुनकर अंश घबरा गया, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भाभी को सब कुछ बता दूंगा। अंश की बात सुनकर अहान ने अपनी आंखें छोटी की और बोला, बहुत भाभी भाभी कर रहे हो, निधि की धमकी दे रहे हो मुझे? अंश एकदम सीरियस होकर बोला, याद है ना आते ही कैसे पीठ पर मुक्का मारा था तेरे? अब वो शांत हो गई है, पता नहीं तूने क्या खिला दिया उसे, बेचारी इतनी मासूम थी। अंश की बात सुनकर आदित्य की आंखें बड़ी हो गई। वही दरवाजे से अंदर आ रहे ओजस ने जब ये बात सुनी उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ओ माय गॉड, द ग्रेट बसीनस टेक ऑन अहान मल्होत्रा को निधि ने पीटा। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है कि अहान मल्होत्रा, जिसे देख अच्छे अच्छे की फट जाती है, वो अपने बीवी से ही पीट रहा है। जस्ट अनबिलीवेबल, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है।
ओजस की बात सुनकर अहान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी बहुत बुरी वाली बेइज्जती की हो। ये बात उसके ईगो पर लग गई थी। हमारा एरोजेंट डेविल गुस्से से उबलने लगा। अचानक रूम का टेम्परेचर बदल गया। सबको ठंड का एहसास होने लगा। सबने सर उठाकर अहान को देखा तो सबके पसीने छूट गए। अंश ने अपने मुंह पर हाथ रखा और खुद से बोला, अंश बेटा, आज तो तू गया। आज तुझे भगवान भी बचा नहीं पाएंगे। आज अहान तुझे छोड़ेगा नहीं। कुछ सोच, सोच जल्दी कुछ सोच यार। अहान ने गुस्से से अंश को देखा और उसे उंगली दिखाकर बोला, बहुत पछताएगा अब तू। कल सुबह होते ही तू जू में मिलेगा, वो भी बंदरों के टोली के बीच। तेरी आंख सीधा वही खुलेगी। इतना कहकर अहान जाने लगा। जाते हुए वो रुका और ओजस को देखते हुए बोला, साले साहब कल सुबह तुम्हारी ड्यूटी भी बंदरों के बीच होगी। आप कल जू में अपना टेबल सेट करेगा और केस फाइल भी उन्हीं की करेगा। इतना कहकर अहान गुस्से से परी के रूम की तरफ चला गया। वही अंश ने रोनी सूरत बनाकर आदित्य को देखा और बोला, भाई प्लीज उसे कहो कि अपने कहे शब्द वापस ले। मुझे नहीं जाना उन बंदरों के बीच। ओजस आगे आते हुए बोला, सुबह होते ही भूल जाएंगे वो, तू चील मार। अंश धीरे से बुदबुदाया, हम कल पता चलेगा तेरे को बेटा ये किंग कोबरा क्यों खुद को कोबरा कहता है। ये तो नेवला को भी पछाड़ दे जहरीला नाग जो है। अगर कोई इसके ईगो पे हाथ डालेगा तो वो इंसान सीधा जानवरों के बस्ती में खुद को पाएगा। रोनित ने बेचारे नजरों से अंश को देखा, फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसते देख अंश ने उसके पीठ पर मुक्का मारा और बोला, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें, बताओ क्या कल रात बैकयार्ड में क्या हुआ। अंश की बात सुनकर रोनित ने उसे हैरानी से देखा, जिसे देख अंश ने मुंह बनाकर कहा, मैं आया था तुझे देखने, तब पता चला। रोनित उसे कुछ नहीं बोला। उन दोनों की घुसुर पूसुर देख आदित्य बोला, मलिष्का को होश आया। अंश, नहीं आया, पता नहीं क्या खाकर आई है, कल से सो रही है। रोनित, वो तो बाद में समझ आ जाएगा क्या हुआ है वो। दूसरी तरफ अहान गुस्से से परी के कमरे की तरफ जाने लगा। तभी उसके सामने जैस्मिन आ गई और उसे खींचकर दीवार से लगा दिया। अहान जो पहले से बहुत गुस्से में था, अपने आप को ऐसे खींचे जाने पर उसका गुस्सा और भड़क गया। उसने गुस्से से जैस्मिन को देखा और बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। कहा था ना मेरे आस पास भी मत भटकना। मुझसे दूर रहो लड़की, वरना तेरी अस्थियां भी किसी को नसीब नहीं होंगी। अहान की बात सुनकर जैस्मिन प्यार से बोली, प्लीज बेबी मेरी बात तो सुन लो, जब से आई हूं तुम बस मुझे इग्नोर कर रहे हैं। गलती क्या है मेरी, उस दिन कॉलेज से भी ऐसे ही चले गए थे। हुआ क्या है तुम्हें। देखो बेबी तुम्हें भी पता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो, प्लीज मत करो, बहुत दर्द हो रहा है। जैस्मिन की बात सुनकर अहान ने गुस्से से उसे धक्का दे दिया, पर जैस्मिन उसके पास आ रही थी। अचानक उसके पीठ पर एक जोरदार घुसा पड़ा। घुसा इतने जोर का था कि जैस्मिन की पकड़ अहान के ऊपर से छूट गई। अहान ने हैरानी से देखा तो निधि गुस्से से खड़ी थी और जैस्मिन को देख रही थी। उसने आगे बढ़कर अहान का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। अहान ने कमरे में आते ही निधि को दीवार से चिपका दिया और बोला, ये सब क्या है। निधि गुस्से से उसे देखते हुए बोली, क्यों आपको बुरा लगा जो मैंने आपके एक्स मारा। निधि की बात सुनकर अहान ने गुस्से से उसे देखा और जोर से बोला, पागल लड़की, मैंने कहा ऐसा कुछ। मैं पूछ रहा हूँ तुम मुझे ऐसे लेकर क्यों आई हो। आपने मेरा ड्रेस कहाँ रखा है, मैं अब क्या पहनूंगी। आपने मेरे लिए कपड़े नहीं खरीदे, कैसे पति है आप। मैं आपको सच ही कहती हूँ आप ना एक नंबर के डेविल है। निधि गुस्से से अहान को देख रही थी। अहान ने उसके आसपास अपने हाथ रखे और उसे देखते हुए बोला, मैं तुम्हें ही बुलाने आया था। कपड़े थोड़ी देर पहले ही आ गए थे पर तुम वहां थी और ऊपर से तुम्हारे कारण मेरी बेइज्जती जो हुई अलग। निधि ने खुद की तरफ उंगली करते हुए कहा, मेरे कारण, मैंने क्या किया। निधि की बात सुनकर अहान ने अपने दांत पिसते हुए कहा, ये जो तुम बिना बताए अपने गुस्सों को सबके ऊपर बरसती हो ना, यही तुम्हारा भाई मुझ पर हंस रहा था। द ग्रेट। अहान अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही निधि बोली, पता है इतना लंबा चौड़ा भाषण मत दीजिए आप मुझे, साइड हटिए, मुझे तैयार होना है। निधि की बात सुनकर अहान गुस्से से बोला, तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम बहुत ज्यादा बोलने एलजी हो। मेरा सारा डर खत्म हो गया है क्या। कल तुम्हें भी बंदरों के बीच छोड़ दूंगा, फिर तुम भी बंदरिया की तरह वहां पे अपने दोनों भाई के साथ उछल कूद करना। अहान की बात सुनकर निधि ने उसे हैरानी से देखा और बोली, मैं बंदरिया। अहान ने उसके कमर को पकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख उसे चूमने लगा। निधि बस हैरानी से उसे देखती रह गई। उसने अहान ने सीने पर हाथ रखा और उसे धक्का देते हुए अपने आप से दूर करने लगी। अहान ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके होठों को डीपली किस करने लगा। निधि ने अपने हाथों से अहान के गर्दन को पकड़ा और उस पर नाखून दबा दिए। अहान ने उसके हाथों को पकड़ लिया और पीछे उसके कमर को लगा दिया, जिससे निधि ने खुद को उसके बाहों को ढीला छोड़ दिया। जिसे देख अहान ने उसे छोड़ दिया और उसे देख डेविल स्माइल करने लगा।
आहान के छोड़ते ही निधि तेज तेज सांसें लेने लगी। शान ने उसके पीठ को सहला और बोला, इससे भी ज्यादा वाइल्ड हो सकता हूं मैं स्वीटी पाई, इसलिए बचकर रहना। कुछ भी करने से पहले सोच लेना। अब से तुम मेरे पीठ पर मुक्का नहीं मारोगी और दूसरों के सामने मुझे इज्जत दोगी। कमरे में चाहे तुम कैसी भी रहो, समझी। निधि ने उसे घूर कर देखा और उसके पीठ पर जोर से मुक्का मारकर ड्रेसिंग रूम में भाग गई। आहान ने उसके पीठ को बुरी तरह से घूरा और अपना फोन लेकर बालकनी में चला गया। नीचे गार्डन में शादी का मंडप सजाया हुआ था। सब कुछ बहुत यूनिक था। सब मेहमान चेयर पर और सोफे पर बैठे हुए थे। कुछ बिजनेसमैन भी वहां मौजूद थे, जिन्हें कुलदीप जी ने इनवाइट किया था। वही जैस्मिन वहां मंडप में खड़ी होकर किसी को मैसेज कर रही थी। उसका पूरा ध्यान उसी पर लगा हुआ था। तभी उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर जैस्मिन के हाथ से फोन छुटकर नीचे गिर गया। जिसे देख सामने खड़े आदमी ने उसका फोन उठा लिया और उसे देखने लगा। सब कहाँ चले गए हैं? कुछ रीडर्स को छोड़कर कोई कमेंट्स ही नहीं करता। कोई बात है तो बता दो यार। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 90। उसे मार दो। मेरी इतने सालों की मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए। वही जैस्मिन वहां मंडप में खड़ी होकर किसी को मैसेज कर रही थी। उसका पूरा ध्यान उसी पर लगा हुआ था। तभी उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर जैस्मिन के हाथ से फोन छुटकर नीचे गिर गया। जिसे देख सामने खड़े आदमी ने उसका फोन उठा लिया और उसे देखने लगा। जैस्मिन ने देखा उसके सामने तन्वी खड़ी थी, जो जैस्मिन के भेजे मैसेज को देख रही थी। पर वो ज्यादा मैसेज पढ़ नहीं पाई क्योंकि जैस्मिन ने उसके हाथ से फोन छीन लिया था। तन्वी ने जैस्मिन को देखा और बोली, तुम्हें क्या हो गया है? इतना डर क्यों रही हो? तन्वी की बात सुनकर जैस्मिन अपने आप को संभालते हुए बोली, कुछ नहीं, तुम अचानक सामने आ गई ना, इसलिए घबरा गई मैं। वैसे तुम मेरे पास कैसे आ गई? तन्वी ने उसे अजीब नजरों से देखा और बोली, कुछ नहीं, बस पूछने आई थी तुमसे, तुम ठीक तो हो? कल क्या हुआ था तुम्हें? जैस्मिन उसके ऐसे पूछने पर मासूम बनते हुए बोली, कुछ नहीं, बस वो निधि ने धक्का दे दिया था तो खिल लग गई थी कमर में। जैस्मिन की बात सुनकर तन्वी कुछ नहीं बोली। तन्वी जैस्मिन को पहले से ही पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब आहान ने उसे अपनी नकली जीएफ बनाया था तो वो उससे थोड़ी बहुत बातें कर लेती थी। तभी वहां एक लड़का आया और तन्वी से बोला, तनु चल, आदि भाई मंडप में आ रहे हैं। तन्वी ने उसे हाँ कहा और उसके साथ चली गई। उसके जाते ही जैस्मिन ने चैन की सांस ली और खुद से बोली, अच्छा हुआ जो मैंने सभी चार्ट डिलीट कर दी, वरना आज तो मेरा सारा भांडा फुट जाता। आहान, रोनित, अंश, ओजस, रोहन और राहुल आदित्य के साथ मंडप के पास बैठे हुए थे। वहीं पर नैना जी, कुलदीप जी, दादाजी और निधि के दादाजी खड़े थे। मंडप में बीच में हवन कुंड सजाया गया था और पंडित जी बैठकर उसे जला रहे थे। आदित्य वहीं पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और दुल्हन को मंडप में लाने के लिए कहा गया। तभी सामने से परी अपने लहंगे को संभालते हुए चलकर स्टेज की तरफ आने लगी। उसके साथ निधि, ईशा, पलक, आकांक्षा और सोनिया थी। परी के लाकर मंडप में बैठाया गया। दुल्हन के जोड़े में परी बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे आसमान से उतरी सच में परी हो। बेहद खूबसूरत। परी को लाकर आदित्य के पास बैठा दिया। आदित्य ने एक नजर उसे देखा और तुरंत अपनी नजरें सामने की। परी को ऐसे देख उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उस हवनकुंड के सामने बैठकर उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। वो लड़की उसके नसीब में बस खुशियां ही लेकर आई थी। इतने साल अपने परिवार से दूर रहा वो इंसान बस उसके आने से इस घर में आ गया। उसने तो अपने बाप होने के सपने देखने भी छोड़ दिए थे, लेकिन वो लड़की सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उसके साथ अपना अंश भी लेकर आ गई। आज आदित्य बहुत खुश था। उसने सोच लिया था, अब वो उसके साथ बहुत अच्छे से रहेगा और उसे वो सारी खुशियां देगा जिसकी वो हकदार थी। वही निधि आकर आहान के पास खड़ी हो गई। उसे देख आहान ब्लैंक हो गया था। निधि ने आज बोल्ड मेकअप किया था, क्योंकि उसकी साड़ी गोल्डन कलर की थी जो रेडीमेड थी। दिखने में एकदम ड्रेस जैसी लग रही। उसके बालों का जुड़ा बनाया हुआ था और हाथ में शादी का चूड़ा। आहान ने उसके ऊपर थोड़ा सा झुकते हुए कहा, क्या बात है मिसेस मल्होत्रा, मेरे प्यार का तुम पर बहुत गहरा असर पड़ा है, काफी खूबसूरत लग रही हो। आहान की बात सुनकर निधि मुस्कुरा दी और बोली, आपको प्यार किए हुए बहुत टाइम हो चुका है, इसलिए इस खिले हुए चेहरे का राज आप नहीं है समझे। आहान उसकी बात सुनकर बोला, तुम्हारे मन में और दिमाग में आजकल बहुत गंदे गंदे ख्याल आने लगे हैं। मैंने प्यार का असर कहा था, तुम तो कहीं और ही पहुंच गई स्वीटी पाई। आहान की बात सुनकर निधि को ऐसा लगा जैसे यही जमीन फट जाए और वो इसी जमीन में छुप जाए। उसने अपनी शर्म छुपाते हुए आहान को देखा और बोली, मेरा दिमाग सही है, आपका दिमाग ही गंदा हो गया है। आपने वही बोला था, लेकिन आपको मुझे सताने में बड़ा मजा आता है। मुझे सब पता है एकदू कहीं के। आहान ने निधि के गाल खींचे और बोला, चलो कुछ दिन घूम कर आते हैं। आहान की बात सुनकर निधि सामने देखते हुए बोली,
क्या बात है, द ग्रेट बसीनस टेक ऑन आहान मल्होत्रा को आजकल घूमना बड़ा अच्छा लगने लगा है। आहान निधि की बात सुनकर धीरे से बोला, अब इतने हैंडसम आदमी की इतनी प्यारी बीवी है तो थोड़ा फायदा तो उठाना चाहिए ना। निधि ने अपना सर हिला दिया और बोली, मैं कल पूरा दिन आराम करूंगी, उसके बाद ऑफिस ज्वाइन करूंगी। आहान ने अपना सर हिलाते हुए कहा, कल तुमने कॉलेज जाना है, कुछ पेपर वर्क रह गया है तुम्हारा, उसे कंप्लीट करना है। निधि ने अपना सर हिलाया और शादी देखने लगी। वही जैस्मिन एक जगह पर बैठी हुई थी और अपनी नजर चारों तरफ घुमा रही थी। रोनित और अंश की नजर उस पर ही थी। उनके पास बैठी तन्वी उन दोनों को कब से देख रही थी। उसने उन दोनों को देखते हुए कहा, क्या तुम दोनों जैस्मिन पर वॉच रख रहे हैं? तन्वी की बात सुनकर रोनित और अंश हड़बड़ा गए और अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए बोले, नहीं तो बस ऐसे ही। तन्वी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ओके, वैसे मैंने उसका फोन देखा था, वो किसी से चैटिंग कर रही थी पर उसने सभी मैसेज डिलीट कर दिए थे। अंश और रोनित ने चौंक कर उसे देखा और बोले, कब देखा था तुमने? तन्वी, बस अभी कुछ देर पहले। रोनित और अंश ने एक दूसरे को देखा और अपनी गर्दन हिला दी। दूसरी तरफ नैनीताल पुलिस स्टेशन, कविता वर्मा, आरोही की मां, गुस्से से पागल हुए जा रही थी। इन दिनों में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसे बुरी तरह से पिटा जा रहा था और फिर उसे दवाई खिलाकर अच्छा किया जाता था। जैसे ही तबीयत में सुधार आती उसे फिर पीटा जाता था। इतने दिनों में आरोही की मां काली नीली हो गई थी। वो बिल्कुल पागल औरत हो गई थी। कोई भी उसके पास जाता वो तुरंत उसे मारने के लिए आगे बढ़ती। वही उसके पास वाले जेल में लखवाना को रखा गया था। उसकी हालत तो उससे भी बुरी थी। 2 दिन पहले आरोही उनसे मिलने आई थी। उसने कहा था वो उन्हें छुड़ा लेगी, लेकिन आहान के कारण कोई भी कुछ भी कर नहीं पा रहा था। कविता को आरोही का इंतजार था क्योंकि अब वही थी जो उन्हें जेल से बाहर निकालने वाली थी। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर कई सारी गाड़ियां आकर एक कतार में रुक गई। उसमें से साहिल शर्मा बाहर निकले, उनके पीछे ही दर्पण शर्मा बाहर आए। वो जल्दी से पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए। अंदर आते ही उन्हें सामने कविता जी दिखी, जिन्हें देखने के बाद साहिल शर्मा उनके पास जाते हुए बोले, तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकती। सिर्फ इतना कहा था, कुछ 2 वे 3 डंडे पड़ने के बाद उसे छोड़ देना, वो सीधा घर आ जाती। तो तुम भी बाहर पड़ी होती, पर नहीं, तुम्हें बहुत खुजली हो रही थी ना, अब मिट गई खुजली या और बाकी है? साहिल शर्मा की बात सुनकर कविता जी, जो अब तक पागलों की तरह हरकतें कर रही थी, वो जल्दी से आगे आकर बोली, मैंने वही किया था, पर मुझे क्या पता था वो लड़का यहां भी पहुंच जाएगा। साहिल शर्मा ने उसे घूरते हुए कहा, ऐसी ही मदद करती रही ना तो हो गया सब। कविता जी गुस्से से बोली, ये सब छोड़ो, ये बताओ हमारा काम हुआ क्या? साहिल शर्मा, नहीं हुआ। पता नहीं उस दिन वो बुढ़ा कैसे बचा। जब वो किंग कोबरा यहां था तो वो वहां से कैसे छूट गया? कविता जी, आप क्या करें, कुछ भी हो जाए, हमें जब तक उस चुड़ैल निधि के साइन नहीं मिल जाते ना तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी और ना मेरे पास रखी उसके माँ की प्रॉपर्टी रहेगी। उसने अपना हक मांग लिया तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। ऊपर से उसका पता वो बिजनेस माइंड है, जरूर कुछ करेगा। साहिल शर्मा ने अपना दिमाग हिलाया और बोला, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इतने सालों को मेहनत में यूं ही बर्बाद होने नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं। कविता जी, पहले यहां से बाहर निकालो मुझे, फिर देखते हैं कुछ। साहिल शर्मा ने अपने वकील से बात की। वकील से बात करने के बाद इस वक्त उस पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस अधिकारी ने साहिल को देखते हुए कहा, आपकी अर्जी ना मंजूर की गई है, आप अब जा सकते हैं, इनको बेल नहीं मिलेगी। इनके लिए अब सिर्फ कोर्ट है और वो कोर्ट किंग कोबरा है। उस अधिकारी की बात सुनकर साहिल ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाई और कविता से बोला, अब तुम्हें सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है और वो है निधि। कविता जी ने उसे गुस्से से देखा और बोली, अब मैं उस 2 कौड़ी की लड़की से भिख मांगू? मुझे मंजूर नहीं है। कविता जी की बात सुनकर साहिल शर्मा बोले, तो फिर सड़ती रहना इस जेल में जिंदगी भर। इतना कहकर साहिल जी वहां से जाने लगे। ये देख कविता गुस्से से बोली, मुझे यहां से बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हारे कारण मैं यहां फंसी हूं, समझे तुम? अगर तुमने मुझे यहां से बाहर नहीं निकाला तो मैं कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ बोलूंगी और इतने सालों से बंद पड़ी केस को मैं हवा दे दूंगी। कविता जी का इतना कहना था कि साहिल के कदम अपनी जगह पर रुक गए। उसने गुस्से से कविता को देखा और वहां से चले गए। गाड़ी में बैठने के बाद दर्पण बोला, भैया अब क्या करेंगे अगर उसने? साहिल जी गुस्से से बोले, ओजस को फोन करो और उसे बाहर निकालो और बाहर आते ही उसे मार दो। मेरी इतने सालों की मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए। दर्पण जी में अपना सर हिला दिया। दूसरी तरफ आदित्य और परी की शादी हो रही थी। फेरे होने के बाद आदित्य ने परी के गले में मंगलसूत्र पहना और उसके बाद उसके मांग में सिंदूर भर दिया। शादी होते ही सबने तालियां बजाई। सब बहुत खुश थे। पंडित जी ने उन दोनों को बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए कहा, जिसे सुनकर परी और आदित्य दोनों दादाजी और कुलदीप जी और नैना जी के पैर छू लिए।
उसके बाद परी को और आदित्य को एक सोफे पर बैठाया गया, फिर हुआ सबका फोटो सेक्शन। सब एंजॉय करते हुए फोटो निकाल रहे थे। तभी आहान के पास एक गार्ड आया और उसके कान में धीरे से बोला, बॉस जरूरी बात करनी है। आहान ने अपना सर हिलाया और एक जगह जाकर खड़ा हो गया। गार्ड ने धीरे से उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर आहान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। गार्ड वहां से चला गया। आहान ने अंश और रोनित को इशारा किया, उसका इशारा मिलते ही अंश और रोनित वहां से जाने लगे। तभी मेन गेट से बहुत सारे पुलिस अंदर आए, जिसे देख सबकी आंखें अजीब सी हो गई। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। ये कहानी छोटी लग रही हो तो आप बताइए कमेंट करके, कहानी को और लंबी की जाएगी। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अब अपना और फैमिली का शयन रखिए, मिलेंगे कल। दोस्तों टेलीग्राम पर मेरा चैनल है AS नोवेल हिंदी स्टोरी, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी।